हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। तो चलिए आज के फार्मासिस्ट सेशन में हम आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करेंगे। इनके 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही यूजफुल होंगे जितने भी हम आपको आज क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करूँ यदि ये फार्मासिस्ट में, तो फार्मासिस्ट में आपके 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस से। डीआई के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीपेड हो, नाइपर हो, रेलवे फार्मासिस्ट हो, एम्स फार्मासिस्ट हो, कोई फार्मासिस्ट रिलेटेड, यदि आप फार्मेसी रिलेटेड कोई भी आप फील्ड का एग्जाम दिलाएं, वहां पर फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस से आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का मीनिंग समझिए आप, फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि ये फार्मेसी का लॉ है। जैसे लॉ होता है जिसमें देश के कानून के बारे में आपको बताया जाता है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस में हमारा फार्मा रिलेटेड जितने भी हैं कानूनी, जो भी हम ड्रग के साथ डील कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है और किस तरीके से इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये सब चीज़ किसी लीगल वे में किस तरीके से करना है, ये सब का हमारे पर क्या है, फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है। उनमें इनसे रिलेटेड पूरी गाइडलाइंस हैं। क्लिनिकल स्टाइल कर रहे हैं तो कौन से शेड्यूल के तहत आप क्लिनिकल स्टाइल करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ पर लिखा हुआ है आपका फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस में। इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, तो इनके जो लीगल एडवाइस हैं, ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप क्या पढ़ेंगे, आपके एडवाइजरी बॉडी पढ़ेंगे। आप इसमें पढ़ेंगे आपका पीसीआई, जो आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इनका फुल फॉर्म है, जो आपके इंडिया लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में आपके फार्मेसी का एजुकेशन सिस्टम को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। एआईसीटी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपका टेक्निकल एडवाइजरी आपका एआईसीटी हो गया, यूजीसी हो गया, ये आपके फार्मेसी रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, कॉलेजेस हैं, इनके सब चीज़ों को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। तो आज ये सब बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। आपका 50 क्वेश्चन है, बट 50 क्वेश्चन में आपका मैं कंप्लीट आपका यूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब को मैं यहाँ पर 1 by 1 क्वेश्चन को लेके आपका डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम ये कंप्लीट आपका यूरिस्प्रूडेंस का स्टडी करेंगे। तो चलिए 1 by 1 हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उनका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। लास्ट तक आप देखिएगा हमारे ये वीडियो, क्योंकि ये आप 50 क्वेश्चन आपने यदि यहाँ पर डिस्कस कर लिया, आपने ये सब क्वेश्चन को क्या कर लिया, आपने एक बार देख लिए, तो आपका समझ लीजिए कि आप कोई भी एग्जामिनेशन आएगा आपका फार्मासिस्ट रिलेटेड या कोई भी फार्म रिलेटेड, तो आपसे फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम आपका, फार्मेसी एक्ट इज द स्टेबलाइज इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्मेसी एक्ट, तो सबसे पहले ये जानिए कि फार्मेसी एक्ट कब बना। तो फार्मेसी एक्ट बना था 1948 को। बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, समझिए। डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए, फार्मेसी एक्ट मतलब हमारे फार्मेसी का कानून कब स्टेब्लिश हुआ है, तो 1940 कैसे याद रखोगे, 1947 में आपका देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो आजादी के जस्ट दूसरे दिन क्या हुआ था, अगले ईयर हमको क्या मिला था, फार्मेसी एक्ट बना। हमारे कानूनी अपने को एक रूप दिया गया हमारे फार्मेसी फील्ड को, कि जितने भी ड्रग है, मेडिसिन है, इनके मैन्युफैक्चरिंग पे, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके, इस पे रेगुलेटरी बॉडी आ सके। तो चलिए, तो फर्स्ट इस तरीके से को याद रखना है कि 1947 से क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। उसके जस्ट अगले साल बाद हमारे फार्मेसी फील्ड का भी कानून बना था, और उसका नाम याद रखना है फार्मेसी एक्ट। और फार्मेसी एक्ट 1948, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1948। और एक चीज और याद रखना है, पीसीआई आपको पता ही होगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसी एक्ट के तहत इसके जस्ट 1949 को ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीआई जो कि आपका फार्मेसी का रेगुलेटरी बॉडी है। तो चलिए देखते हैं, और डिफरेंट इससे पहले भी और भी कानून बने हुए थे, और भी एक्ट आया हुआ था, बट इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपका फार्मेसी एक्ट। और उसके जस्ट बाद होगा आपका 1949 में आपका कौन सा आया था, आपका पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखना है। और आगे हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे पीसीआई का, कि एवरी 5 ईयर्स में इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूट होंगे, चेंज होंगे आपके पीसीआई मेंबर्स, देखेंगे उसको डिटेल में पीसीआई को। चलिए, तो यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया हुआ था, 1872 में आया हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है चीज़ों को, कि जैसे पॉइजन एक्ट आपका हुआ था 1919 में, और इस तरीके से आपको याद रखना है। एआईसीटी का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एआईसीटी जो हुआ था ये आपका 1945 में बस
और इसकी बात ही की गई थी, बट ये कब इन्फोर्स में आया था आपका 1987 में इन्फोर्स में आया था, जब इसके ऊपर इस समय तो अपना देश आजादी नहीं हुआ था, तो समझिए कि उस समय बस बातें चली थी कि एआईसीटी स्टेब्लिश किया जाए, बट इसको देखा जाए तो ये कब फोर्स में आया, कब एक्शन में आया, तो क्या बोलेंगे 1987 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि किस कब बना था 1940 में इसका एक्ट आया, कानून आया, और इससे रिलेटेड जो रूल्स बना वो आपके 5 साल बाद बना, याद रखना है 1945 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का आप क्या बताएं कि कब इसका एक्ट बना हुआ था, तो एक्ट को याद रखना है 1914 एक्ट में आपका एक्ट बना था, जिसमें ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड कानून बना हुआ था, और 5 साल बाद इसका क्या बना हुआ था, आपका रूल बना हुआ था, ये चीज याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए पॉइजन एक्ट 1919 में क्या हुआ था, आपका पॉइजन एक्ट बना हुआ था, ठीक है। उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, इस समय की बातें हैं, बट जो फार्मेसी काउंसिल है वो आपके 1947 के बाद 1948 में बना था, इस चीजों को याद रखना है। और इससे पहले क्या क्या आ चुका हुआ था, आपका 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी बन चुका हुआ था, और उससे पहले जाएंगे तो आप 1999 में आपका पॉइजन एक्ट हुआ था, और उससे भी और पहले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिजाइन एक्ट एंड रूल बना हुआ था 1911 में आपको मिला, और वो भी 1933 में क्या हुआ था, इसका बाद में इसके ऊपर और भी अमेंडमेंट हुए थे। और इसको याद रखना है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहले हुआ था 1872 में बना हुआ था। और देखिए आपका ये तो आप हम डिस्कस कर ही लिए, और इसका ये भी डेट याद रखना है कि कब स्टेब्लिश हुआ है। कई बार आपसे क्वेश्चन में डेट भी मेंशन कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एक्ट है। तो 4 मार्च 1948, तो ये तो भूलना ही नहीं है, बट साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मार्च में आपका पीसीआई एक्ट आपका स्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, ठीक है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे। फिर देखिए सॉफ्ट एंड स्टेब्लिश सॉफ्ट एंड एक्ट कब आया था 1948, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट्री एक्ट इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्री एक्ट भी 1948 में आया था। तो ये सब चीजों को आपको सीक्वेंस में याद रखना है चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए इफ ड्रग ब्लड ग्रुप इज द AB देन कलर लेबल इज यूज्ड। डिफरेंट ब्लड ग्रुप के लिए डिफरेंट कलर लेबल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात किया गया है AB का, AB के लिए ये कैसे पता चलेगा, आप कोई भी ड्रग प्रोडक्ट देखते हैं तो वहां पर एक स्पेशल लेबलिंग होती है, तो किस तरीके से लेबल किया जाता है। यदि हम किसी ब्लड ग्रुप की बात करें तो AB जो कि क्या है, आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर सबसे आपका एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो AB जो है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। सभी ब्लड ग्रुप की बात करें तो सभी ब्लड ग्रुप में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आपका व्हाइट कलर लेबल यूज किया जाता है। और बाकी के लिए कौन कौन सा कलर यूज करेंगे, तो देखिए बाकी के लिए O यदि ब्लड ग्रुप हो तो उसके लिए कौन सा लेबल आपको देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का लेबल में देखने को मिलेगा, वहां पर मार्क रहेगा, ये जस्ट लेबल मार्किंग करने के लिए आते हैं। यदि ब्लड ग्रुप की बात करें, ए में बात करें तो ए का येलो होगा, बी का आपका क्या रहेगा, आपका पिंक कलर में रहेगा, और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ए बी का क्या होगा, आपका व्हाइट कलर में रहेगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर देखिए मैं बोल रहा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो पीसीआई को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो पीसीआई है इट कंटेंट कंपोजिंग मेम्ब्रेन फ्रॉम द एआईसीटी एंड यूजीसी। एआईसीटी और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया कमेटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो इनमें से कितने मेंबर आपके इलिमिनेट हो, आपके इलेक्टेड होंगे, तो ये चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है 1, कितना होगा 1। और इसको चलो डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका पीसीआई है तो पीसीआई में आपके इलेक्टेड मेंबर भी रहेंगे, आपके नॉमिनेटेड मेंबर भी रहेंगे, और आपके एक्स ऑफिशियो मेम्ब्रेन रहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेम्ब्रेन और डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन से पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर। तो देखिए 3 आपके इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, आपके 3 बॉडीज से। देखिए यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर की बात करें तो 6 मेंबर आपके कहां से, यूजीसी से होगा एंड टीचिंग प्रोफेशन से होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और आपके टीचिंग प्रोफेशन से आपके 6 मेंबर। पीसीआई क्या होगा, पीसीआई की बात कर रहे हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 5 साल के लिए क्या होता है, बनता है आपका, और एवरी 5 ईयर्स में इसमें चेंजेस होते हैं। जैसे आपका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, 5 ईयर के बाद आपके चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से आपका पीसीआई है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसकी हम लोग बात करते हैं इलेक्शन के कितने लोग इलेक्टेड होते हैं, तो या किसी टीचिंग प्रोफेशन या यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से 6 लोग क्या होते हैं, 6 मेंबर क्या होते हैं आपके डायरेक्टली
इलेक्टेड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना है। और आपके वन मेंबर कहां से, आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। वन कहां से होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और वन मेंबर और कहां से होंगे, आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है आपका पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और एवरी स्टेट पे क्या होता है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी वन मेंबर होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल फील्ड से मेडिकल काउंसिल, जैसे हमारा फार्मेसी काउंसिल होता है वैसे मेडिकल काउंसिलिंग होगा। तो मेडिकल काउंसिल से भी आपका 1% क्या होगा, ये मेंबर आपके इलेक्टेड होगा। और आपके 6 मेंबर आपके टीचिंग प्रोफेशन से होगा। टोटल कितना हो गया यहाँ पर 8। तो याद रखना है कि कितने मेंबर पीसीआई में इलेक्टेड होते हैं, तो आपको 8। और कितने साल के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए, ये चीज याद रखना है। दूसरा चीज देखते हैं नॉमिनेट, कितने मेंबर को मेंबर जो है वो आपके नॉमिनेट होंगे। तो याद रखना है आपको, देखिए 6 मेंबर कहां से, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 6 पीपल को 6 लोगों को क्या करेगा, वो आपका नॉमिनेट करेगा। और 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एज, यूजीसी और एआईसीटी का भी क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इलेक्शन से तो जरूर आएगा बट क्या है, नॉमिनेट भी करेगा आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और आपका एआईसीटी से भी आपको 1 मेंबर को, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी और आपका एआईसीटी को, वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं किसी। और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ईच स्टेट, और या तो यूटी यूनियन टेरिटरी, पता है आपको 8 यूनियन टेरिटरी होता है, जैसे आपका दादरा नागर हवेली, आपका दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, ये सब क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी। तो आपका एज 1 फार्मासिस्ट आपके स्टेट से भी हो सकता है या फिर आपके यूनियन टेरिटरी से भी क्या हो सकता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो कितने मेंबर हो गए, 6, ये भी हो गए आपके 8। फिर आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। कितने हो गए, 3। तो टोटल कितने हो गए आपके 8 8 16, और 16 और 3 कितना हो गया आपका 19। तो पीसीआई में कुल कितने लोग रहेंगे, कितने मेंबर होंगे आपके, बिल्कुल याद रखना है इस चीजों को। कितने हो गए टोटल आपका 19 हुआ, 8 8 16 और 16 3 आपका 19। तो ये लोग होंगे, जिसमें से क्या होगा 8 लोग क्या होंगे आपके नॉमिनेट हुए। 8 क्या हो गया, चुनाव के थ्रू है, इलेक्शन के थ्रू है। और आपके 3 क्या हो गए आपके एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो में देखिए क्या है आपका, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, ये भी चीज पूछा जाता है आपका। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये हो गया। सेकंड देखिए डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सीडीएल, सीडीएल के जो भी डायरेक्टर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। और फिर देखिए ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, मतलब ड्रग डीसीआई, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, इनके मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो को मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे बात करूं मैं हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद पे जो भी व्यक्ति होगा वही व्यक्ति क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, हेड होता है। मतलब उस टाइम पे जो भी उस पद पे होगा वो क्या होगा आपका, इसका मेंबर बन जाता है राज्यसभा का, उसका हेड बन जाता है। उसी प्रकार से इसको देखिए, जो भी आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस में जो भी व्यक्ति होगा उस टाइम पे जो भी, तो क्या होगा आपका पीसीआई का क्या होगा, वो आपका पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। इस तरीके से आपको इसका एक्स ऑफिशियो का मतलब ही यही होता है कि जो भी उस टाइम पे डायरेक्टर होगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी उस टाइम पे, वो क्या होगा आपका पीसीआई का ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएगा, उसको मेंबर बन जाएगा। ठीक है। और देखिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को जो भी उस टाइम पे होगा, जो भी व्यक्ति उस पोस्ट पे होगा, वो आपका पीसीआई का क्या होगा, मेंबर होगा। बार बार क्वेश्चन आपसे इनसे पूछा जाता है, तो ये चीजों को आपको याद रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, आगे मैं बताऊंगी किसका हेड होता है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, MHRA मतलब मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी इज द रेगुलेटेड, कौन सी एजेंसी से आपका रेगुलेट होता है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी से भी आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका हेड क्वार्टर कहां पर है, जो आगे आपका क्वेश्चन पे है। तो देखते हैं पूछा गया है MHRA का जो रेगुलेटरी है वो कहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन में इसका हेड क्वार्टर है। देखते हैं और भी डिफरेंट देखते हैं, जैसे बात करते हैं यूएसए में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं एफडीए। तो एफडीए कहां पर है आपका, इसका रेगुलेटरी बॉडी आपका यूएसए, अमेरिका में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जूरिस्प्रूडेंस में, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एफडीए का हेडक्वार्टर कहां है या हेडवेट का कहां है, तो क्या बोलेगा आप, इसका आंसर यूएसए में है, अमेरिका में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जैसे इसको तो आप बता ही दोगे यूरोपियन मेडिसिन, ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये यूरोप में है।
फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी, ये कहां पर है आपका, तो ये जापान में है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अब देख के ही पता चल जाएगा कि ये यूरोप में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एफडीए, ये एफडीए कहां पर है आपका, आपका यूएस एफडीए कहां पर है आपका, यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, टीजीए बोला जाता है इसको, थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव का कहां पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया में है। और स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर है आपका, चाइना में है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है एक्चुअली में, जितने जितने हैं ये सब क्या है आपके रेगुलेटरी बॉडी हैं। जैसे बात करें ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग और जो भी हम फूड ले रहे हैं तो उनके बारे में उनको रेगुलेट करेंगे कि हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं, पब्लिक हेल्थ पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब चीजों की इंस्पेक्शन कौन करता है आपका, एफडीए। और एफडीए से ही अप्रूवल लेना पड़ता है कोई भी फूड प्रोडक्ट और जो आपका ड्रग है, मेडिसिन जो न्यूली आपके मार्केट में लॉन्च होते हैं उससे पहले, ठीक है। कि पब्लिक के हेल्थ को, ये केयर को देखते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद ये मार्केट में लाया जाता है। तो इनका अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, जो आप जिसको आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, इन अ ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया रिक्वायर इज। तो एक मिनिमम एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप खोलने के लिए आपको कितना स्क्वायर एरिया की आपको आवश्यकता होगी, होलसेल आप खोल रहे हैं तो उसके लिए कितना स्क्वायर की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यही क्या है, आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और यही आपको पीछे भी कर देते हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, आपको पता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं पता है आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, बट यहाँ से क्वेश्चन इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है बात करें तो, जैसे फार्मासिस्ट और डीआई में बहुत ज्यादा। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कितना होना चाहिए, कि पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए जो भी ग्लास कंटेनर है उनके लिए कितना एरिया आपको चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 150 स्क्वायर मीटर। तो और भी डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म है, जैसे आपके ओरल डोजेस फॉर्म हो गए, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म हो गए, तो इनके लिए कितना एरिया चाहिए, चलो उसके भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए जो आपसे पूछा गया था एक्सटर्नल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल प्रिपरेशन से जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ये सब एक्सटर्नल प्रिपरेशन है। तो एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए 20 चाहिए, आपको लिक्विड प्रिपरेशन के लिए 30 चाहिए, टेबलेट के लिए 80 चाहिए। तो इस सर्जिकल ड्रेसिंग को आप याद रख लीजिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए आपको कितना चाहिए, 30 चाहिए आपको। ऑप्थेल्मिक याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्थेल्मिक के लिए 25 आपको चाहिए। और ये इनहेलर्स हो गया, पेरेंटल जो कि आपसे पूछा गया है, इसमें नहीं है, हमने तो अभी देख लिया है 150 है करके। और इन प्लास्टिक कंटेनर के लिए आपको सबसे ज्यादा चाहिए 250। तो इस तरीके से आप एक बार रीड कर लीजिए, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हमने देख लिया, अब यहाँ पर देखते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है, इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर एक्सेप्ट, इसमें से एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट इसमें कौन नहीं है आपका एक्स ऑफिशियो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी काउंसिल के हेड नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमारे देश के हेड होते हैं। हमारे फार्मेसी फील्ड के किसी भी एडवाइजरी बॉडी, किसी भी बॉडी के वो आपके मेंबर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी कौन होते हैं आपके, जो मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट होगा, जैसे हम सीजी के हैं, जैसे मैं सीजी का हूं, तो हमारे सीजी का जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होगा, हेड होगा। उसके बाद देखिए द ऑफिस इंचार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का भी जो भी ऑफिसर होगा वो भी आपकी स्टेट का क्या होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। और आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट, एनालिस्ट मतलब जो टेस्टिंग करता है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को, तो वो भी क्या होगा आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, देखते हैं इसका। जिससे पहले हमने पीसीआई को डिस्कस किया था, अब स्टेट फार्मेसी को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनमें क्या होगा, यहाँ भी इलेक्टेड मेंबर, यहाँ भी नॉमिनेटेड मेंबर, यहाँ पर भी क्या है एक्स ऑफिशियो मेंबर। वहां कितने थे, 8 थे ना, वहां पर 8 और 3 मेंबर्स आपके थे। इस तरीके से याद रखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 मेंबर कहाँ से होंगे आपके, बाय द रजिस्टर्ड, मतलब स्टेट फार्मासिस्ट का जो भी फार्मासिस्ट होंगे उनमें से क्या होगा आपका इलेक्टमेंट होगा, उनका इलेक्शन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो भी फार्मासिस्ट होंगे उनसे 6 मेंबर को क्या किया जाएगा, इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्टेड होंगे वहां पे। और वन में ना कहां से होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको नहीं भूलना, जैसे हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वैसे
एमबीबीएस जो करते हैं उनके लिए क्या होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहां से भी 1 मेंबर को लेना पड़ता है, वहां से भी 1 मेंबर को क्या करना पड़ता है, इलेक्शन के थ्रू उनको इसमें ऐड किया जाता है। तो याद रखना है आपको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका 1 को इलेक्टेड किया जाता है, और आपके 6 मेंबर आपके जो रजिस्टर्ड हैं उस जिस स्टेट की भी बात करें हम लोग सीजी की, यदि सीजी की बात करें तो सीजी में जो भी आपके रजिस्टर्ड आपके फार्मासिस्ट हैं उनमें से 6 लोगों को क्या किया जाएगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए क्या किया जाएगा, आपका इलिमिनेट आपका इलेक्टेड किया जाएगा। और यहीं से क्या किया जाएगा, कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाएगा। तो देखिए अब कौन नॉमिनेट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, आपका हमारा स्टेट गवर्नमेंट करेगा, जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कांग्रेस है, तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट होगी वो आपका यहाँ पर क्या करेगी, इसको नॉमिनेट करेगी। और देखिए डिग्री, और उसके पास क्या होना चाहिए, कैसे मेंबर को आपका नॉमिनेट करेगी हमारी गवर्नमेंट। तो याद रखना है, जिसके पास डिग्री हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी, किसी को भी नॉमिनेट नहीं करेगी जिसके पास उस फील्ड का, उस फार्मेसी फील्ड का क्या हो, डिग्री हो, या तो डी फार्म हो या तो बी फार्म हो। और क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच का है उनको भी लिया जा सकता है। कहने का मतलब है उसको फार्मेसी से नॉलेज होना चाहिए, केमिकल्स का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और वो हमारे स्टेट फार्मेसी पे क्या होना चाहिए, उसका नाम रजिस्टर्ड होगा। उन्हीं को हमारा गवर्नमेंट जो भी होगा स्टेट का वो क्या करेगा, आपका नॉमिनेट करेगा। बात करते हैं एक्स ऑफिसियों का, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारे स्टेट का मेडिकल ऑफिसर होगा, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो क्या होगा, आपका एक्स वो आपका मेंबर होगा किसका, स्टेट फार्मेसी और काउंसिल का। जो आपका ड्रग कंट्रोल इंचार्ज होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, तो वो भी क्या होगा, आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होगा। और आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट, हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे, जो आपके क्या करते हैं, एनालिस्ट मतलब जो एनालाइज करते हैं जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, जो लेबोरेटरीज होती हैं उन पे वो क्या किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो ये सब चीजें कौन इसके क्या होती हैं, तीनों क्या होते हैं यहाँ पर, इनके एक्स ऑफिशियो। तो दोनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल से याद रखना है आपको पीसीआई, और स्टेट में आपको स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, यहाँ कितने हो गए, ये हो गया इलेक्टेड हो गया 7, यहाँ पर देखते हैं 5, यहाँ पर होता है 5 मेंबर को नॉमिनेट करेगा, तो ये हो गया आपका नॉमिनेटेड 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3, तो कितना हो गया आपका 5 7 12, और यहाँ पर टोटल कितना हो गए 15 मेंबर होंगे। पीसीआई में कितना हमने देखा होता है 19, यहाँ पर कितना हो गया 15 लोगों का से मिलके क्या बनता है हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्लियर हुआ आपको, देखिए फिर से इलेक्टेड, नॉमिनेट x3, नॉमिनेट 5 और 7 आपका इलेक्टेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी याद रखना। और एक ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल भी होता है, तो ये भी चीज याद रखें, मतलब 2 स्टेट का एक ही काउंसिल भी हो सकता है, ऐसा भी है रूल्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, मतलब इनके एक्सपोर्ट में क्या है, प्रोहिबिशन होता है इनके इंपोर्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग हो गया, मेडिसिन हो गया, यदि इसका मिसयूज किया जाए तो क्या हो सकता है, पब्लिक के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकता है। तो इसमें सर्टेन लॉ, एक्ट, रूल्स बनाया गया है ताकि ये सब चीजों को क्या किया, ऑफेंस को क्या करे जा सके, आपको प्रिवेंट किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, जिसके देखिए तो यहाँ पर देखिए जो मिस ब्रांडेड ड्रग है, जो मिस ब्रांडेड ड्रग है जिसकी जो आपके स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं है, जिसकी इफिकेसी जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उस पर क्या करना है, अपने को प्रोहिबिटेड करना है। तो याद रखना है आपका मिस ब्रांडेड ड्रग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, जहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ड्रग्स है, मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेट ड्रग और आपका स्पूरियस ड्रग। डायरेक्ट इनका डेफिनेशन पूछा जाता है और ये पूछता है कि कौन सा कैटेगरीज का है। तो याद रखना है मिस ब्रांडेड से कैसा है, इसमें क्या टर्म आपको देखने को मिलेगा, मिस ब्रांड ड्रग, नाम ही पता शो कर रहा है जो आपके ब्रांड से बिल्कुल गलत है, जो आपको मिस गाइड कर रहा है। तो देखिए, नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो प्रिस्क्राइब मैनर है, जिस एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मिस ब्रांडेड। तो याद रखना, जहां पर इस लेबल से रिलेटेड चीजें आपको दिखाई देगा, क्योंकि ब्रांड किससे रिलेटेड होता है, लेबल किसी का लेबल पढ़ के तो समझ में आता है कि इस ब्रांड का ड्रग है कि इस ब्रांड का ड्रग है। तो आप जब भी डेफिनेशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा लेबल, तो जहां पर भी लेबल वर्ड देखने को मिलेगा, तो कहने का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई भी आपसे एकदम डेफिनेशन नहीं पूछेगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, कंपटीशन एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपके एमसीक्यू पैटर्न में होगा, नॉलेज की जरूरत नहीं है, पूरा इतना सारा डेफिनेशन आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको एक की पॉइंट आपको ढूंढना है, आंसर करना और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है। तो मैं बता रहा हूं आपको, जहां पर भी लेबल वर्ड आपको देखने को मिलेगा, समझ लेना मिस
मिस ब्रांडेड ड्रग है। कैसे पहचानोगे? लेबल से तो हम जानते हैं किसी का ब्रांड को, तो मिस ब्रांडेड मतलब लेबल प्रॉपर्ली नहीं, इसलिए क्या है वो मिस ब्रांडेड। फिर आते हैं हम लोग अडल्ट्रेट ड्रग। अडल्ट्रेट ड्रग कहने का मतलब है उसमें क्या लिखा रहेगा आपको, या तो होल पूरा या किसी पार्ट, इसमें क्या होगा डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस। ये वर्ड देखने को मिलेगा, होल है या तो पूरा अडल्ट्रेट कर दिए, पूरा मिला दिए उसमें, या कुछ पार्ट को मिला दिए, या थोड़ा बहुत पोर्शन मिला दिए ऑफ द डिकम्पोज सब्सटेंसेस। डिकम्पोज सब्सटेंसेस मतलब जो फालतू का सामान है उसको क्या कर दिए, उसमें मिक्स कर दिए ड्रग में, और उसको मार्केट में हम बेच रहे हैं, तो ऐसे ड्रग को क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेट ड्रग। कोग्नोसी में आपने पढ़ा भी होगा, और ये सब ज्यादातर जो कोग्नोसी वाले ड्रग्स होते हैं ना, जो हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, जो ड्रग्स जो पाउडर फॉर्म में, ये फॉर्म में मिलता है, उनमें ज्यादातर अडल्ट्रेट किया जाता है कि कहीं पर मतलब कुछ रखे, कुछ ड्रग रखे और कुछ स्टैंडर्ड ड्रग्स रहेंगे और उसके साथ कुछ मिक्स कर देंगे डिकम्पोज सब्सटेंसेस को और मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है उसको। तो इस ड्रग को क्या बोलेंगे हम लोग, अडल्ट्रेट ड्रग। तो अडल्ट्रेट ड्रग पहचानने का तरीका है, क्या देखने को मिलेगा आपको, होल या पार्ट और आपको डिकम्पोज सब्सटेंसेस जहां पर भी देखने को मिलेगा इसको ऐड किया जाता है आपके ड्रग में, तो ऐसे ड्रग को क्या बोलेंगे हम लोग, अडल्ट्रेट ड्रग। स्पूरियस, स्पूरियस ड्रग में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इफ इट इज द नॉट इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड अंडर द बिलोंग टू द एनोदर, ये टर्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कौन सा टर्म देखने लगा, अंडर द नेम विच बिलोंग टू द एनोदर ड्रग। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है, किसी दूसरे के नाम पे ड्रग को क्या करना है, अपने को बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पूरियस। मतलब यहाँ पर ये नेम वर्ड आपको देखने को मिलेगा, किसी दूसरे का ब्रांड का चोरी करके हम क्या करें, उसी के सामान हमारा प्रोडक्ट बेच रहा है, उस तरीके से उसका नेम को मिस यूज करके, किसी ब्रांड के नेम को यूज करके हम अपना कोई ड्रग को मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां से याद रखना, सिंपल से याद रखना आपको, नेम, नेम बिलोंग टू द एनोदर ड्रग, ये जैसे टर्म आपको देखने को मिलेगा, नेम विच बिलोंग टू द एनोदर ड्रग, मतलब किसी दूसरे कंपनी का नाम यूज करके, उसका ब्रांड यूज करके आप अपना कोई ड्रग आप मार्केट में कर रहे हैं जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, उसको बोला जाता है स्पूरियस। नेम याद रखना है, नेम बिलोंग टू द एनोदर ड्रग्स, ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। अडल्ट्रेट ड्रग में क्या मिलेगा आपको, डिकम्पोज सब्सटेंसेस, या तो होल या तो कुछ, होल मतलब पूरा मिला दिए, पार्टली मतलब कुछ पार्ट मिला है, और आपका डिकम्पोज सब्सटेंसेस, तो कौन सा ड्रग हो गया आपका, अडल्ट्रेट ड्रग। और मिस ब्रांडेड ड्रग कहने का मतलब है आपका जो बिल्कुल भी लेबल प्रिस्क्राइब मैनर में ना हो, तो आपको ये देखना है लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। तो इस तरीके से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपसे एग्जाम में बार बार आपको सिर्फ ये चीज देखने को मिलेगा और इससे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी का ये ड्रग्स में है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम आपका, देखिए फिर दैट क्वेश्चन है, इस एक्ट से पूछा गया है, वैक्समैन एक्ट इज द रिलेटेड टू, ये एक्ट किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या है आपका, जेनेरिक ड्रग। ड्रग भी टू प्राइस होगा, एक ब्रांडेड ड्रग है जो किसी ब्रांड नेम से मिलता है, एक होता है आपका जेनेरिक ड्रग। तो जेनेरिक ड्रग के बारे में एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम क्या है आपका, हैक्समैन एक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जो हैक्समैन एक्ट है उसका रिलेशन किससे है, तो आप क्या बोलोगे आप, जेनेरिक ड्रग। तो मैंने बता दिया ड्रग भी टू टाइप्स होंगे, एक ब्रांड नेम जिसका ब्रांड नेम से चलता है, और एक आपका जेनेरिक नेम। जैसे पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल क्या है, एक जेनेरिक ड्रग है मान के चलिए, बट इसके ब्रांड की मैं बात करूं, क्रोसिन, पेरीमोल, डोलो पारामाइड, ठीक, डोलो, जैसे ये सब क्या है, इसका ब्रांड नेम है। तो जेनेरिक ड्रग्स के रिलेटेड यदि एक्ट की बात करूं तो कौन सा एक्ट है आपको, वह है वैक्समैन एक्ट। दैट क्वेश्चन आता है, कुछ ज्यादा इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं हम लोग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार बार आएगा ये क्वेश्चन क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मैं अभी बताया था कितने साल बाद इसको रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, तो याद रखना जिस तरीके से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है 5 साल का, तो ये भी क्या होगा, एवरी 5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकारें बदल जाती है 5 साल में, वैसे ही हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी 5 साल में बदल जाएगा, जितने भी मेंबर होंगे सब चले जाएंगे। हमने तो इसके बारे में आपको बता ही दिया है। चलिए बात करते हैं आपका पेटेंट ऑफिस। हम कुछ भी नया इन्वेशन कर रहे हैं, नए इन्वेशन कर रहे हैं, तो हर कोई चाह रहा है कि अपने नए इन्वेशन को कोई कॉपी ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे उस नए चीज़ों को, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद आपने कुछ नया इन्वेशन कर लिया, कुछ नया टेक्नोलॉजी, कुछ नया चीज़ आपने ढूंढ लिया, कुछ नया मेडिसिन देख लिया, फिर आप क्या करेंगे उस मेथड का पेटेंट कराएंगे। तो पेटेंट कराने आप कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए पूछा गया यहाँ पर आपसे कि द ब्रांच ऑफ द पेटेंट ऑफिस आर द लोकेटेड एट, कि आप यदि आपके पास कुछ नया टेक्नोलॉजी कुछ मिल गया उसका आपको पेटेंट कराना, तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए कहाँ जाएंगे आप,
इसका हेडक्वार्टर की बात करूं पेटेंट का तो कहां पर है, यह आपका समझ लीजिए इंडिया। ये आपका इंडिया। तो यहां पर क्या है आपका वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता। यहां पर क्या है महाराष्ट्र का मुंबई। यहां पर क्या है आपका दिल्ली दिल्ली। और यहां पर क्या है आपका चेन्नई। तमिलनाडु में क्या है आपका चेन्नई। तो ये क्या है इसका पेटेंट का क्या है आपका हेडक्वार्टर है। ये पे आपका पेटेंट का क्या है आपका हेडक्वार्टर। कहां पर आपका हेडक्वार्टर पूछ देगा तो कोलकाता आप लगाएंगे वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये आपका दिल्ली और बाकी दिल्ली हो गया मुंबई हो गया चेन्नई, ये सब क्या है इनके ब्रांचेस हैं। जैसे बैंक के भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं अलग अलग स्टेट में, बाकी एक जगह उनका क्या होता है हेडक्वार्टर होता है। उसी तरीके से हमारा पेटेंट ऑफिस जहां पर आपको पेटेंट कराना है तो कोलकाता क्या है उनका हेडक्वार्टर है। बाकी एक नॉर्थ साइड जाए उत्तर की साइड जाएंगे नॉर्थ साइड में आपका क्या है दिल्ली। अब इस साइड आएंगे तो आपको मुंबई देखने को मिलेगा, मुंबई में महाराष्ट्र रीजन है तो महाराष्ट्र मुंबई। साउथ साइड जाएंगे तो वहां पर चेन्नई और इधर जाएंगे आप, ठीक है ये इंडिया का मैप तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कोलकाता। तो याद रखना है ऊपर पूरे फोर्थ डायरेक्शन में आपका क्या है जी इनका ब्रांचेस है। आप नॉर्थ साइड हो तो आप दिल्ली में जाके करा सकते हो, आप साउथ साइड हो तो चेन्नई में जा सकते हो, आप इस साइड हो तो आप वेस्ट बंगाल साइड हो तो आप कोलकाता में, और आप इधर मुंबई रीजन या आपका गुजरात में अहमदाबाद में भी है इनका एक ब्रांच। ये आपको गुजरात के अहमदाबाद में भी पेटेंट ऑफिस है, वहां से आप चीजों को क्या कर सकते हैं पेटेंट करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि सभी जगह है जैसा मैंने आपको बता दिया। ये आपका पेटेंट ऑफिस कोलकाता में है दिल्ली में है चेन्नई में है मुंबई में है। और बात करें ये तो हो गया पेटेंट, आपने कुछ स्पेशल डिजाइन बनाया हुआ है उसमें आपको चाहिए कि इस डिजाइन को कोई आपका कॉपी ना कर पाए तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे कोलकाता जाएंगे। और देखिए ट्रेडमार्क, आपका कोई ट्रेडमार्क है जैसे कंपनी का होता है ना ट्रेडमार्क, जैसे आपने कोई कंपनी बनाया उसका आपने कुछ ट्रेड है, ट्रेड मतलब वही है व्यापार से रिलेटेड समझ लीजिए चीजों को, ट्रेड है आपका बिजनेस से रिलेटेड, तो कोई इसकी भी रजिस्ट्री कराना पड़ता है कि इस लोगों को कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो याद रखना है ट्रेड ट्रेड, अब पता है मुंबई है जितना भी है हमारे देश में भी क्या चल रहा है जी मुंबई जिन्हें बॉलीवुड है सब कहाँ है मुंबई में है। मतलब ट्रेड वाला चीजें कहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये आपका मुंबई में है दिल्ली में हेड ऑफिस आपको मुंबई में। बाकी दिल्ली कोलकाता चेन्नई और अहमदाबाद में क्या है इसका ट्रेडमार्क के लिए भी आप रजिस्ट्री वहां पर करा सकते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा आपको। और कॉपीराइट यदि किसी को कॉपीराइट एक्ट के तहत आपको कोई चीज बनाया उसको आप कॉपी ना कर पाए उसके लिए कॉपीराइट एक्ट लेना पड़ता है, कॉपीराइट लेना पड़ता है। तो उसके लिए कहाँ जाओगे इसको रजिस्ट्री कराने के लिए आप दिल्ली जाओगे, कॉपी कराने के लिए दिल्ली। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये बिल्कुल ऑफिस है, चाहे आप पेटेंट के लिए जाए डिजाइन के लिए जाए किसी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्री कराने जाना है तो आपको यहाँ यहाँ जाने को मिलेगा। अपने हिसाब से देख सकते हैं आप वेस्ट बंगाल साइड है कोलकाता जाइए, महाराष्ट्र आप रीजन में है तो आप मुंबई जाइए, दिल्ली साइड है तो दिल्ली में जाइए, साउथ की है तो आप चेन्नई जाइए, गुजरात के हो तो आप अहमदाबाद जाइए। और यहाँ पर है ऑफिस ऑफ द पेटेंट एट द नागपुर में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है जो कि महाराष्ट्र रीजन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ऑल ऑफ द ड्रग्स कम अंडर द शेड्यूल सी एक्सेप्ट। तो याद रखना है जो शेड्यूल सी होंगे तो जो शेड्यूल सी में आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आएंगे, आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किसको बोलेंगे जैसे आपका सीरा हो गया वैक्सीन हो गया, ये सब क्या है आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑल ऑफ द ड्रग्स कम अंडर द शेड्यूल सी, हम शेड्यूल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेप्ट इनमें कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन आएगा आपका, बेसिट्रासिन भी आएगा, वेंकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स भी आएगा, बट एमियोट्रैक्टेरिन ये जो है अमीनोटेरिन जो ड्रग्स है ये आपके एंटी कैंसर ड्रग हैं। और एंटी कैंसर जो भी ड्रग्स होते हैं वो कौन से क्लास में आपके आएंगे जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाला कौन है प्रिस्क्राइब ड्रग आपका जी। जी क्या बोलता है आपका कि आप इस ड्रग को मेडिकल सुपरविजन के अंदर में किसी मेडिकल सुपरविजन आपके उन्हीं के अंडर में आप इस ड्रग को ले सकते हो या वही आपका ड्रग को क्या करेगा प्रिस्क्राइब करेगा। तो याद रखना है जी, याद रखना है जी जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर जैसे एंटी कैंसर ड्रग हो गया एंटी डायबिटिक ड्रग हो गया, ठीक है। तो एंटी कैंसर या किसी सीएनएस रिलेटेड कोई आप ड्रग्स ले रहे हैं तो ये सब ड्रग को डॉक्टर के सुपरविजन में आपको लेना पड़ता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे आपका पेन आपका शेड्यूल जी में आते हैं। और यहाँ पर ये भी क्या है आपका अमीनोटेरिन जो है आपका एंटी कैंसर ड्रग है और एंटी कैंसर ड्रग आपका किस में चला जाएगा शेड्यूल जी में, तो याद रखना है।
तो इसमें नहीं आएगा। बाकी सब चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, जो भी बायोलॉजिकल्स हैं आपके, जैसे वैक्सीन सिरा वगैरह है, इंसुलिन वगैरह, ये सब आपके शेड्यूल सी में आएंगे। देखिए शेड्यूल सी में कौन कौन से ड्रग आएंगे आपका। वैक्सीन हो गया, टॉक्सिन हो गया, जो हम वैक्सीन लेते हैं जैसे कोरोना का ले रहे हैं, टॉक्सिन हो गया, एंटीजन हो गया, एंटीटॉक्सिन, इंसुलिन, और एंटीबायोटिक जो हम पढ़े थे ना, पेनिसिलिन हो गया पे, तो ये सब क्या है आपके एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक भी किस क्लास में आएंगे आपके, शेड्यूल सी में। और शेड्यूल C1 में क्या आएगा आपका, जैसे अर्गोट हो गया, विटामिन हो गया, फिश लेवर, हार्मोन्स, वैक्सीन। तो ये सब चीजें जितने भी बायोलॉजिकल्स हैं, चाहे वैक्सीन सिरा हो गया या आपके एंटीबायोटिक हो गया, ये आपके शेड्यूल C क्लास के ड्रग्स होते हैं। तो चलिए फिर यहाँ से पूछा गया आपका, जैसे पीसीआई पढ़ लिया हमने, स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया देख लिया। फिर एक नया बॉडी हम लोग देखेंगे, DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नेम इंडिकेट कर, एडवाइजरी बोर्ड, जो कि एडवाइस करने का काम करता है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का कितने होते हैं, तो याद रखना 8 होते हैं सबसे ज्यादा। एडवाइस देने के लिए बहुत लोग होते हैं ना, इस तरीके से याद रखें। बाकी हमने देखा हुआ था आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 3 मेंबर थे एक्स ऑफिशियो, पीसीआई में भी 3 मेंबर्स हैं आपके। बट यदि मैं बात करूं ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड में एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, 8 मेंबर होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे इसको, एडवाइस देने के लिए हम लोग बहुत लोग मिल जाते हैं। तो याद रखना 8 पर्सन ऐसे हैं जो कि एडवाइजरी बोर्ड में इंक्लूड किया, मतलब एक्स ऑफिशियो में इंक्लूड हैं आपके ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो मैं बात कर रहा था। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, ये क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होता है। यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में यही देखने को मिलेगा कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, वो आपका इस बोर्ड का क्या होता है, आपका हेड होता है, चेयरमैन होता है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में सबसे पहले बात याद रखना है आपको, कितने मेंबर होते हैं आपके, 8 मेंबर, जो कि आपके एक्स ऑफिशियो होंगे। कैसे याद रखोगे, एडवाइस देने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, तो 8 मेंबर्स। और इसका ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत टाइम कई बार पूछा गया है आपसे कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, तो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। बाकी एक्स ऑफिशियो की बात करें, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होगा उस टाइम पे, वो आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का क्या होगा, आपका मेंबर होगा। हमारा प्रेसिडेंट भी होगा, कि कौन सा प्रेसिडेंट, इंडिया के नहीं, पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी इसका क्या होगा, इसका मेंबर होगा। प्रेसिडेंट किसका, मेडिकल वाले लोग का, उनको कैसे भूल जाओगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। डायरेक्टर किसका, जो हमारा कोलकाता में है, सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, इसका जो भी डायरेक्टर होगा वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। जितने वीआईपी लोग हैं हमारे, समझ लीजिए, सीडीआरआई, सीडीआरआई ये कहां पर है, लखनऊ। यही क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, सीडीआरआई कहां पर है आपका, इंडिया पे, तो याद रखना है यूपी का लखनऊ में है। आपका सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल का, कोलकाता में है आपका। यहाँ पर देखिए आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे, कसौली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसका भी डायरेक्टर जो भी होगा वो आपका डीटीएबी का मेंबर होगा। ये भी पूछा जाता है आपको, वेटनरी, वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है आपका, इजाद नगर में। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे, इसका कहाँ पर सिचुएटेड है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑप्शन में आपका आएगा इजाद नगर। कसौली के भी पूछा गया, सीडीआरआई पूछा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नॉमिनेट की बात करें तो 1 पर्सन नॉमिनेट होगा किसी इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से नॉमिनेट होगा। 2 मेंबर, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे, जो एनालिसिस करते हैं, वो नॉमिनेट हो गए। और 1 पर्सन फ्रॉम द इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट, स्टेट से भी क्या होंगे, कुछ लोग आपके नॉमिनेट होंगे। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। ये क्या है, ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कौन से शेड्यूल्स में अंदर में आएगा, तो क्या याद है आपका, ओ में क्या आता है आपका, डिसइंफेक्टेंट जो फ्लूइड होंगे उनका कैसे यूज करना है, उस पर क्या कैसा है, तो जो भी इनका चीजें इनसे रिलेटेड जो भी लॉ कानून बना हुआ है उसके बारे में कहाँ पता चलेगा आपको, जब आप शेड्यूल ओ में जाएंगे। और भी देखिए M1, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। जीएमपी पूछा जाता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कौन से आपके शेड्यूल्स के अंदर में आएगा, तो जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, नेम से पता चल रहा है, बीच में क्या लिखा हुआ है, एम, तो एम में जो होगा वो क्या होगा आपका, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। बट मैं बात करूं M1 की, हमने अभी आपको बताया
यहां पर हम लोग मैंने आपको बताया कि एम में क्या होता है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग का जो एम से हमने क्या लिख लिया कि ये शेड्यूल एम में क्या होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। बट यदि M1 की बात करेगा तो M1 में क्या आ जाएगा आपको होम्योपैथी के लिए बताया गया है। बस इसको पकड़ना है आपको, की पॉइंट यही है। M1 मतलब होम्योपैथिक, M2 मतलब कॉस्मेटिक्स, M3 मतलब मेडिकल डिवाइस। अब ये किसके अंडर में आ रहा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो होम्योपैथिक में कैसा प्रैक्टिस होना चाहिए इसके लिए क्या होगा M1। कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चर मतलब कॉस्मेटिक बनाने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए तो M2, जो भी इसके स्टैंडर्ड की बात करें। और आपका M3 किसके लिए है आपका मेडिकल डिवाइसेस के लिए। क्या मैन्युफैक्चर बनाने के लिए क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होम्योपैथी प्रिपरेशन बनाने के लिए, ये सब चीज का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा आपको M1 शेड्यूल में, M2 में। और ये भी क्वेश्चन आपके जीपैट्स में एक बार पूछा गया था कि लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। कोई भी फार्मेसी प्रोफेशन को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए कितना मिनिमम तो कितना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, ये सब के बारे में इक्विपमेंट के लिए एन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे एन वाला है कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में मिनिमम इक्विपमेंट की जो जरूरत होगी ये कहाँ पता चलेगा चीजों को, तो आपको किस में जाना पड़ेगा आपको एन में जाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछा था ओ मतलब क्या है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। जैसे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के एग्जांपल घर में आप यूज करते हैं फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये सब क्या है डिसइंफेक्टेंट है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक एंटीसेप्टिक है जो हम भी आप स्किन पे करेंगे, और एक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होता है जो हम और नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पी से याद रखना आपका लाइफ पीरियड, नाम ही इंडिकेट कर पी मतलब लाइफ पीरियड। ठीक है, पी मतलब लाइफ पीरियड। और आपका शेड्यूल बी किसके लिए होता है आपका पेटेंट के लिए। तो कैसे याद रखोगे शेड्यूल बी किसके लिए होता है पेटेंट के लिए। तो आप देखते हो ना जैसे आपको पेटेंट मिलेगा आप ऐसे विक्ट्री करते हो, तो याद रखना है जो पेटेंट के लिए क्या है, जैसे मेरे को पेटेंट मिलेगा मैं क्या करूंगा इस विक्ट्री दूंगा ना विक्ट्री, तो इस तरीके से याद रखना है जो वी होगा वो पेटेंट के लिए होता है। तो ये चीजों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द द इंडियन जर्नल ऑफ द फार्मेसी एक्ट ऑफ द स्टार्टेड बाई। मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जर्नल कब स्टार्ट हुआ था आपके इंडिया में, और किसके द्वारा किया गया था तो एमएल श्रोफ के द्वारा इसको क्या किया गया था सबसे पहली बार जनरल, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जनरल। समझ में आ रहा है ना आपको, फार्मेसी की बात नहीं मेडिसिन के बारे में जानकारी वगैरह ये सबसे रिलेटेड एक जनरल पब्लिश किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था तो आपके प्रोफेसर थे एमएल श्रोफ, इनके द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था आपका 1939 में। तो याद रखना है आपने फार्मेसी में सबसे पहले किसके द्वारा आपके प्रोफेसर थे जो कि फार्मेसी से रिलेटेड जर्नल इन्होंने पब्लिश किया था। और ये क्या था आपका क्वार्टरली, क्वार्टरली आता था डेली नहीं आता था, क्वार्टरली ये आपका पब्लिश होता था। तो ये चीजों का, और ये कहाँ के थे प्रोफेसर देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसे बनारस के जो है जो आपका बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है आपका बीएचयू आपने तो जानी जो कि आपका यूपी में है, आपको वाराणसी में उत्तरा, वहीं के प्रोफेसर थे और वहीं पर से क्वार्टरली ये आपका फार्मेसी से रिलेटेड जर्नल पब्लिश करते थे। 1939 की बात करें जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। इंडियन फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग अलग देश का क्या होता है अलग फार्माकोपिया होता है, उनमें उस देश से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं उनके बारे में क्या है स्टैंडर्ड दिया होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फिफ्थ एडिशन कब हुआ था, तो फिफ्थ एडिशन कब हुआ था आपका 2007 में हुआ था। तो और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट कब आया था और अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का क्या होता है फर्स्ट पूछता है लास्ट पूछता है, कभी कभार आपका किस्मत खराब हो तो बीच का भी पूछ देता है, बट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पूछ दिया आपका फिफ्थ का 2007। तो देखते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था हमारा इंडियन फार्माकोपिया का, फर्स्ट एडिशन कब आया और लास्ट अभी करंट में क्या चल रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट कब आया था 1955 में, इनको याद रखना है। सप्लीमेंट याद ना हो कोई बात नहीं, नहीं पूछेगा, बट यहां से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है फर्स्ट कब आया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्माकोपिया ठीक है बहुत मोटी बुक होती है जिन्हें पूरा स्टैंडर्ड दिया होता है जो भी हमारा मार्केट जो भी हमारे मेडिसिन है उनका स्टैंडर्ड के बारे में। तो याद रखना है 19 फिर कब आया 10 साल बाद 66 में आपका सेकंड आया, फिर थर्ड 85 में आया, फिर आपका फोर्थ 96 में आया, फिफ्थ 7 में आया, सिक्स 10 में आया, और अभी 18 में क्या हुआ है 18 में आपका एट्थ आया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है
फर्स्ट जरूर याद रखना है आपको ये वाला, और आपको लेटेस्ट क्या है आपका भी 18 में आपका 8th एडिशन इसका आया हुआ है। बाकी इसको सीक्वेंस से याद रख लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर से देखिए, फर्स्ट आया 55 में, सेकेंड आया 66 में, लगभग देखिए 5566 ऐसे याद हो गया होगा। 85 यहाँ पर भी 10 का लगभग गैप दिख रहा है, 95 96 इस तरीके से याद रख सकते हो। 85 के बाद देखिए 2007 में फिफ्थ आया, नाम है फिफ्थ बट आया कब 7 में, ऐसे टाइप से याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए 3 साल बाद फिर दोबारा आ गया आपका, ठीक है 10। उसके बाद देखिए आपका 6 आया 10 में, 7th आया 14 में, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2, 7 का 14 होता है ना 14, तो इस तरीके से इसको डबल करके देख सकते हो। और 18 का 8, इधर का 8, जैसा भी आपको याद रखना है, बट आपको सीक्वेंस जरूर याद रखना। सप्लीमेंट आपको याद नहीं करना है, क्या क्या बाद में उसमें चेंजेस किया गया उसका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसको याद रखना है, और अभी कितना चल रहा है आपको फोर्थ वॉल्यूम आपका 8 को याद रखना है, जो कि 2018 में है और नाम इंडिकेट कर रहा है 8 से 18, इसको डबल कर दिए, 7 का डबल करोगे तो 14, 6 का 10, 5 का 7, और इधर को तो आप देख ही चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है चीजों को। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मिनिमम एज ऑफ द पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए, जितना आपका इलेक्शन में जब आप वोट देने जाओगे तो कितना एज होना चाहिए आपका 18। सेम क्राइटेरिया, सेम चीज क्या है आपका हमारे फार्मेसी फील्ड में है कि आपको यदि किसी फार्मासिस्ट में आपको रजिस्टर्ड होना है तो कम से कम आपको 18 ईयर तो जरूर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी, एक हमारे गवर्नमेंट का भी लेबोरेटरी होता है, एक प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी होते हैं जहां पर मेडिसिन वगैरह का क्या होता है टेस्टिंग होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर द कैरियर ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग रिक्वायर। तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या कोई भी प्राइवेट, आप प्राइवेटली आप एक गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट तो अपना करेगा ही, बट आप प्राइवेटली प्राइवेट रूप में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप ओपन किया हुआ है कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो उस फॉर्म का क्या नाम है, कौन सा फॉर्म फिलअप करेगा उसको 36। तो याद रखना है, यदि आप एक गवर्नमेंट होगा, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे, एक गवर्नमेंट का लेबोरेटरी होगा, वहां पर गवर्नमेंट एनालिस्ट आपका जाकर क्या करेंगे ड्रग का टेस्टिंग करेंगे। बट यदि कोई अपना खुद का चाह रहा है, आपको प्राइवेट से करना चाह रहा है, ठीक है, अपना खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाह रहा है, तो उसको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म का क्वेश्चन आपसे फॉर्म से भी पूछा जाता है आपका। आप होल आप रिटेल खोलना ओपन करना चाह रहे हो, मेडिकल शॉप, कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे, लाइसेंसी तो कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे, होलसेलर खोल रहे हो तो होलसेलर ओपन करोगे तो आपको कौन सा फॉर्म नंबर चाहिए, रिन्यू करा रहे हो लाइसेंस को तो कौन सा फॉर्म नंबर चाहिए, डीआई के लिए भी कुछ स्पेशल्स हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या है एक्ट, कानून, लॉ, ये सब चीजें हैं। ऑफेंस यदि नहीं करोगे तो क्या ऑफेंस होगा, ड्रग एंड नार्कोटिक एक्ट्स का यदि आप उसका गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, यही सब चीज तो है आपका यूरिस्प्रूडेंस में। तो इसके लिए क्या होगा आपका 36। देखिए फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे सीडीआरआई है वो तो आपका गवर्नमेंट का है, जैसे आपका सीडीएल है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता में, आपका गवर्नमेंट का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनके लिए भी नॉर्म्स हैं, उनके लिए भी फॉर्म है, बट प्राइवेट के लिए आपको याद रखना है 36 फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर देखिए फॉर्म से रिलेटेड होगा, क्या चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन मेड इन द फॉर्म फॉर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग फॉर द पर्सनल यूज। सपोज मैं अपना पर्सनल यूज के लिए कोई क्या है मेडिसिन अपना क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए मैं बहुत ज्यादा तो लूंगा ही नहीं, तो उसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो कौन सा फॉर्म आपका फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पर 12A, याद रखना है आपको। एप्लीकेशन मेड इन द फॉर्म कितना 12A फॉर द स्मॉल क्वांटिटी ड्रग फॉर द पर्सनल यूज। यदि मैं पर्सनल के लिए कोई भी ड्रग को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मंगा रहा हूँ अपने पर्सनल यूज करने के लिए, उसके लिए भी एक फॉर्म है, तो उस फॉर्म का नाम क्या है 12A। तो इस चीज का याद रखना है, पर्सनल के लिए 12A फॉर्म मेरे को फिलअप करना पड़ेगा। देखिए यदि यहीं पर है आपका ड्रग स्पेसिफिक, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, इसको फ्लो चार्ट ये वाला जो टेबल है इसको आपको एज इट इज बिल्कुल बार बार याद रखना है। चलिए मैं इसको एक बार याद करा देता हूं आपको। देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक इंपोर्ट से रिलेटेड, एक सेल से रिलेटेड और एक होलसेल से रिलेटेड। मैंने बताया था इंपोर्ट जब हम किसी बाहर देश से किसी चीज को मंगाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और जब हमारे देश से कोई चीज बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो यदि इंपोर्ट करा रहे हैं, अब कैसा ड्रग इंपोर्ट करा रहे हैं, तो ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल सी एंड C1। यदि हम किसी ड्रग को इंपोर्ट करा रहे हैं, मंगा रहे हैं, कौन से ड्रग को, जो ड्रग आपका मेंशन है कहां पर शेड्यूल C और C1। अब शेड्यूल C या C1 में क्या है लिस्ट ऑफ द
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन, सीरा, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसके लिए मेरे को कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 8। और उसके लिए लाइसेंस किस में ग्रांट होगा, मेरे को 10 में ग्रांट होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यदि मैं कोई शेड्यूल जो ड्रग मेंशन है आपके शेड्यूल सी एंड C1 क्लास सी शेड्यूल्स में जो ड्रग्स मेंशन है, यदि उस फॉर्म को मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इंपोर्ट कराना चाह रहा हूँ, तो मेरे को एप्लीकेशन कौन सा है, फॉर्म नंबर 8। और आपका लाइसेंस ग्रांट के लिए क्या चाहिए, मेरे को फॉर्म नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल एक्स। जो शेड्यूल एक्स में क्या है, ड्रग नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जो कि आपके हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, वो कहाँ मेंशन है आपके, एक्स मतलब 10 में है, ठीक है। तो याद रखना, इस तरीके से याद रखना है एक्स करके। तो एक्स मतलब देखिए इसको कैसे याद रखोगे, एक्स मतलब नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो कि आपके हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, वो कहाँ मेंशन है आपके 10। तो ऐसे ड्रग्स को जैसे ओपियम, कोकेन वगैरह आप ले रहे हैं, हीरोइन वगैरह, ऐसे ड्रग्स के लिए क्या है, यदि उसका जो भी है तो वह नार्कोटिक्स ड्रग के लिए क्या चाहिए आपको, एप्लीकेशन 8.1 और उसके लिए ग्रांट कब होगा, 10। सेम है, बस ए को क्या करना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द फॉर टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग के लिए कोई ड्रग आप यदि कोई टेस्ट कराने के लिए कोई आप नया कुछ कर रहे हो, कोई ड्रग को टेस्ट कराना चाह रहे हो, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए 11। ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, आप ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा हुआ था 12A और 12B में क्या चाहिए, उसका लाइसेंस। जो अभी हम देख रहे हैं कि यदि पर्सनल यूज के लिए मैं किसी ड्रग को, हम बात करें इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, यदि पर्सनल यूज के लिए कोई ड्रग को मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ, बाहर से मंगा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 12A। और इसके लिए मेरे को लाइसेंस किस में ग्रांट होगा, 12B फॉर्म से मेरे को, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए आप फॉर्म तो भरते हैं ना। तो ऐसे तरीके से याद रखते हैं। फिर देखिए सेल्स ऑफ द ड्रग, सेल्स ऑफ द ड्रग मतलब आप जब कोई ड्रग को बेचना चाह रहे हैं, तो देखिए यदि कोई आप होम्योपैथी ड्रग को बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस ग्रांट होगा आपको 20C या 20D में, और आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 19B। तो याद रखें, यदि कोई होम्योपैथी ड्रग का आप सेल्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 19 और 20 और 20D CD, याद रखें 20CD आपको क्या पढ़ना पड़े, उससे तहत आपको क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड आपसे लाइसेंस आपको मिलेगा। और फॉर्म कब फिलअप करोगे आप, 19B। यदि आप ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाई इन द शेड्यूल C1 C1X, कहने का मतलब है जो ड्रग आपका मेंशन है शेड्यूल C और C1 ड्रग, और जिसमें मेंशन है आपका X मतलब नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और आपका क्या है सी में, क्या है आपका C1 में आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो इनको छोड़ के जो भी ड्रग का आप सेल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन तो भरना नहीं पड़ेगा, बट आपको लाइसेंस ग्रांट होगा 20B के फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से याद रखें। और फिर क्वेश्चन आ गया, ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाई इन द शेड्यूल C1 फॉर्म एंड फॉर अ मोटर व्हीकल्स, तो याद रखना है एक्स फॉर द फ्रॉम द मोटर व्हीकल से रिलेटेड चीज आएगा, तो वहां पर 20BB। तो ऐसा बीबी करके याद रखना है, क्योंकि दो मिरर होते हैं, तो वहां पर यहाँ पर इस तरीके से याद रखना, जैसे भी आपको याद रखना हो। तो मोटर से रिलेटेड आएगा, मोटर व्हीकल से, तो आपको 20BB करके याद रखना है। मैं तो ऐसे याद रखा हूँ कि दो मिरर होते हैं तो BB। ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल एक्स, यदि आप ड्रग एंड नार्कोटिक एक्ट से रिलेटेड आपको लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 20G में जाना पड़ेगा। यदि ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल एक्स, यदि कोई शेड्यूल एक्स है, नार्कोटिक एंड साइकोटॉक्सिक सब्सटेंसेस का आप सेल्स कराना चाह रहे हैं, तो आपको सीधा क्या मिलेगा, किसमें लाइसेंस मिलेगा आपको, 20G फॉर्म में। अब उसके बाद देखिए, ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल C1 बट नॉट इंक्लूडेड इन द एक्स, ड्रग एंड नार्कोटिक सब्सटेंसेस मेरे को नहीं बेचना है, मेरे को क्या बेचना है, सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके लिए मैं फॉर्म नंबर 19 यूज करूंगा और मेरे को लाइसेंस मिलेगा 21। तो एक्स में क्या है, शेड्यूल एक्स में है नार्कोटिक सब्सटेंसेस, मेरे को हैबिट फॉर्मिंग ड्रग नहीं सेल करना है, मेरे को बस सिंपल वैक्सीन, सीरा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनको मेरे को सेल्स करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा, 19, और आपका लाइसेंस किसमें मिलेगा, 21B। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, मतलब इनके लिए अलग है और इसके लिए अलग है, याद रखना है। तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के सेल्स के लिए अलग आपका है, दोनों के लिए अलग फॉर्म आएंगे, और सिंगल सिंगल भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया है आपको। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए, एडवाइजरी बॉडी इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल इज, तो क्या होगा इसके लिए, ड्रग कंसल्टिंग कमिटी। तो ये जो है वो एडवाइजरी बॉडी, ये किसके लिए एडवाइस करेगा, हमने पूछा हुआ था ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड, DTA भी हमने देखा हुआ था, ठीक है। बट यदि मैं बात करूं कि आपका एडवाइजरी बॉडी फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कौन है, इसके रूल के तहत, तो क्या बोलोगे आप लोग, DCC, शॉर्ट में याद रखें DCC। तो DCC क्या है, ड्रग कंसल्टिव कमिटी, एक कमिटी है जो किससे अंडर में आ रही है, आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये कब बना था एक्ट, 1940 में।
और इसका रूल कब बना था? 1945 में, याद रखें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। तो ये चीज पूछा जाता है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो यहाँ पर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डीटीए भी जो हमने देखा हुआ था, और यहाँ पर क्या रखना है आपका ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी। तो एक कमिटी भी बनी रहती है जो कि आपका एडवाइजरी बॉडी है हमारे फार्मेसी फील्ड में, और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जिसको बोलते हैं डीटीएबी, और इसका चेयरमैन कौन होता है? आपका जो आपका हेल्थ सर्विस का जो मेंबर होगा, ठीक है, याद रखना है। और देखिए एनालिटिक क्या है हमारा? सीडीएल जो कि कोलकाता में है, ड्रग कंट्रोलरेबिलिटी जो कि सभी स्टेट में प्रेजेंट होता है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट आपके एनालिटिकल होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट होता है। यदि पूछा जाए कि हमारे फार्मेसी फील्ड में जो रेगुलेट करते हैं पीसीआई वगैरह क्या है, रूल रेगुलेशन वगैरह बनाती हैं, बट इनको एडवाइस भी करने के लिए कोई कमेटी होती है। तो दो कमेटी है, एक कमेटी है आपका ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, और एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया है, उसका नाम क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसके डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस क्या है? ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर द होलसेल। यदि आप होलसेल करना चाह रहे हैं, एक रिटेलर होलसेल तो पता होगा, बहुत बल्क अमाउंट में आप स्टोर करके आप उसको बिल, क्योंकि आप सेल का क्या होता है? एक होलसेलर एक रिटेलर होता है। तो यदि आप होलसेलर के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए तो आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20D। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप उसको याद ही रख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। रिटेल सेल के लिए अलग होता है आपका, होलसेल के लिए लाइसेंस चाहिए तो अलग मिलेगा, और यदि डुप्लीकेट लाइसेंस, अरे कभी लाइसेंस नहीं मिल पाया, कहीं घूम गया, जो भी हो गया, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट कॉपी कराना पड़ता है कि नहीं? डुप्लीकेट करने के लिए भी रिन्यूअल की बात नहीं करो, याद रखना, डुप्लीकेट की बात करो। तो यदि डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए, यदि घूम गया कहीं, तो फिर से आपको उसको लाइसेंस का डुप्लीकेट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म है। तो इसके लिए तो क्या है, ये तो फीस हो गया आपका। तो यहाँ पर देखते हैं डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ये आपका फीस है, कितना हमको फीस देना पड़ेगा। ये हो गया आपको होलसेल के लिए, ये आपका हो गया रिटेल के लिए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म 20 यहाँ पर है, ये तो इनके लिए चाहिए फॉर्म। देखिए ऊपर जो है इनके लिए फॉर्म चाहिए, बट यदि मैं बात करूं इसको डुप्लीकेट कराने के लिए, तो डुप्लीकेट के लिए आपको फॉर्म 20 बस एक याद रखना है, बाकी तो ये 150 रुपीज है, ये आपको याद ही हो गए होंगे, इतना याद रखने की भी उसको जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर्म 20D। द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मेटिक। यदि हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आप बना रहे हो कॉस्मेटिक्स के, तो उसके लिए आपको कौन सा चाहिए आपको लाइसेंस? तो इसके लिए लाइसेंस क्या होगा आपका? 31, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, 31 जो चाहिए वो आपके कॉस्मेटिक्स के लिए चाहिए। इससे पहले हमने जो ड्रग्स पढ़ा था, जो भी आप फॉर्म नंबर वगैरह पढ़ रहे थे, लाइसेंस चाहिए सब चीज के लिए 19, 20, 21 ऐसे आपने देखा हुआ था। तो इस तरह अब कॉस्मेटिक क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट, और ब्यूटी प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो इनका फॉर्म नंबर भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रहे। इससे पहले मैं जब हम देख रहे थे कि यदि आपको सेल करने के लिए चाहिए तो 19, 20, 21 इस तरीके से हम नंबर देख रहे थे। बट यदि मैं कॉस्मेटिक की बात करूं तो कॉस्मेटिक्स का मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है? थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी फॉर्म इसका हाई हो जाता है, मतलब इसके लिए 31 फॉर्म चाहिए। तो इस तरीके से याद रखना है। बाकी नारकोटिक प्रोडक्ट के लिए 19, 20 ऐसा करके हम याद रखे थे कि नहीं इससे पहले वाले चार्ट में। यहाँ पर भी देखिए ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, बार बार चीजों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये चीज है, ये मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंपोर्ट से रिलेटेड, इससे पहले क्या देखा था हमने? सेल से रिलेटेड। बट यहाँ पर क्या है आपका? मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो याद रखना कि हम फॉर्म नंबर क्या क्या पढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने फॉर्म पढ़ा था, फर्स्ट हमने इंपोर्ट के लिए, जब हम किसी बाहर से हम ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। सेकेंड हमने देखा था सेल के लिए, जब हम किसी होलसेल के ड्रग को भेज रहे हैं या किसी रिटेल को बेच रहे हैं तो उसके लिए हमको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, जब हम ड्रग को बना रहे हैं तो उसके लिए बनाने के लिए भी क्या चाहिए आपको? फॉर्म चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा? लाइसेंस, वो भी किसी फॉर्म नंबर मिलेगा। तो देख लेते हैं। देखिए होम्योपैथी के लिए आपका 24C से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, लाइसेंस मिलेगा आपको 25। यदि कोई आप होम्योपैथिक प्रिपरेशन बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो सबसे महंगा 31। और देखिए लोन, लोन मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक, लोन के लिए आपको ए और चाहिए, लोन के लिए एक्स्ट्रा चीज और ऐड हो गया। देखिए आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग, आयुर्वेदिक एंड यूनानी क्या होता है? आयुर्वेदिक चीजें, आयुर्वेदिक चीज थोड़ा सस्ती होती है ऐसा मान के चले, तो इनके लिए आपको क्या चाहिए? 24 से 25
डी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। यदि आप किसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बना रहे हैं या कोई यूनानी ड्रग बना रहे हैं तो थोड़ी सस्ती होती है एलोपैथिक से, तो इसके लिए लाइसेंस देखिए 24 और 25 है। यहाँ पर देखिए सेम चीज, यदि लोन से बना रहे हैं तो 24 है और 25 है। फिर देखिए आप ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल C1 मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और आपका नार्कोटिक ड्रग, यदि आप इनका यदि आपको क्या चाहिए बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस मिलेगा आपको 28B के तहत। और आपका फॉर्म नंबर कौन सा भरोगे आप लोग 27। ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाई इन द शेड्यूल X। मेरे को बस क्या बनाना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को नार्कोटिक ड्रग नहीं बनाना है, तो मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा 27। और मेरे को लाइसेंस कब ग्रांट होगा 28 फॉर्म में मेरे को ग्रांट होगा। मेरे को क्या करना है ड्रग दोस्त, मेरे को ना C1 ड्रग लेना है ना तो X, ना मेरे को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है ना तो मेरे को नार्कोटिक ड्रग बनाना है। तो बाकी जो भी सेट इन दोनों को छोड़ के जो भी ड्रग्स हैं उनके लिए मेरे को फॉर्म नंबर 24 ऐप को ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को लाइसेंस मिलेगा 25 के तहत। उसके बाद देखिए ड्रग स्पेसिफाई इन द शेड्यूल एक्ट, मैं ओनली ड्रग इन कॉस्मेटिक, मैं ओनली आपका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग ही बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को लाइसेंस चाहिए आपका 24 ऐप और मेरे को 25 ऐप से उसको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए हाउ मेनी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, बताइए आप लोग ही। इससे पहले हमने बताया था पीसीआई का, हमने देख लिया था पीसीआई में कितने लोग होते हैं, टोटल 19 लोग होते हैं। तो इसमें कितने लोग हो जाएंगे आपका 15, हमने देखा हुआ था 15 कैसे हुआ, काउंट कर सकते हैं, पिछले देख सकते हैं आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए इलेक्टेड कितने थे इसमें, तो सबसे ज्यादा किसमें थे आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्टेड में हो गया आपका 7, यहाँ पर कितने हो गए 5 और इसमें कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया टोटल 15। स्टेट में 15, स्टेट थोड़ा स्टेट छोटा होता है तो उसमें 15, पीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो उसमें कितने होते हैं आपके 19। तो ये हो गया स्टेट का, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 15 और ये हो गया पीसीआई का जो कि सेंट्रल होम में, सेंट्रल मतलब केंद्र लेवल पे होगा तो इसमें कितने लोग ज्यादा लोग रहेंगे, तो ये हो गया 19। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने मेंबर होते हैं, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है। अब बाकी डिटेल में तो हम स्टडीज को कर ही चुके हैं। चलिए फिर क्वेश्चन पूछा गया है फैक्ट्री एक्ट से, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो हमारे मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है जी एक्ट बना गया है, उनको भी कोई बहुत ज्यादा आप उनसे वर्क नहीं ले सकते हैं, एज पर नॉर्म्स आप उनसे वर्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो क्या बोलोगे आप लोग 1948 और इसी टाइम पे और क्या बना हुआ था आपका फार्मेसी एक्ट। तो याद रखना है फैक्ट्री एक्ट और फार्मेसी एक्ट एक साथ आया था 1948 में। यहाँ पर क्या लिखा, रिक्वायर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन द फैक्ट्री एम्प्लॉय एटलीस्ट। यदि आप किसी फैक्ट्री में को रन कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम कितना आपको ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर कितने चाहिए, मिनिमम 500 आपको चाहिए। याद रखना है कोई भी आप फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो मिनिमम आपको ऑफिसर कितना चाहिए 500। डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे ना, कोई भी आप किसी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, कोई आप फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट सेक्शन अलग, मैन्युफैक्चर सेक्शन अलग, प्रोडक्शन अलग और सेल्स वाला अलग, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनके लिए मिनिमम कम से कम आपको 500 वर्कर्स ऑफिसर आपको होने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और ड्यूटी उन्हीं के हिसाब से देखिए ये किस पे करता है, ड्यूटी क्वालिफिकेशन कंडीशन ये सब चीजों को भी इन द प्रिस्क्राइब मैनर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट लेवल पे इसको स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिली है कि आपका जो फैक्ट्री उनके स्टेट में जो भी बन रहे हैं वहां पर यदि कोई स्टेब्लिश हो रहा है फैक्ट्री तो मिनिमम 500 ऑफिसर होना चाहिए वेलफेयर। और ये कौन डिसाइड करता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स होंगे, रेगुलेशन होगा, उसके तहत वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस वहां पर स्टेब्लिश होंगी। और इससे आगे इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितना घंटा आप मजदूर को काम ले सकते हैं, ये भी, और जो वर्कर्स हैं उनका कितना वेजेस होना चाहिए, तो ये सब चीजें हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जैसे मैंने अभी बताया था ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कौन होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर आपका, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस। जो मैंने अभी से पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि हमारा जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसका चेयरमैन कौन होता है, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस। जो हेल्थ को सर्विस को देखेगा वही तो चेयरमैन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पॉइजन एक्ट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉइजन एक्ट कब आया था, 1919 में आपका पॉइजन एक्ट आया था। अब इसमें क्या है कि पॉइजन एक्ट क्यों लाया गया,
नेम इंडिकेट कर रहा है। पॉइजन एक्ट क्यों लाया होगा? टू रेगुलेट द पॉइजनस सब्सटेंसेस। जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है, इनके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर को क्या करना, रेगुलेट करने के लिए क्या आया था? आपके पॉइजन एक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आप कुछ मेडिसिन लाए हैं चूहे मारने की, जैसे आप दवाई लेके आए हैं, अपने पड़ोस वाले को दे दिया, पड़ोसी को, वो जाके मर जाएगा। तो इसके लिए कुछ एक्ट तो होना चाहिए ना भाई, सरकार को या गवर्नमेंट को या फार्मेसी अथॉरिटीज को पता होना चाहिए कि कौन आपका पॉइजन बना रहा है, किसको सेल कर रहा है, किसको बेच रहा है, पता तो होना चाहिए ना। इसी के लिए 1919 में क्या किया गया था? पॉइजन एक्ट लाया गया था, ताकि पॉइजन का रिकॉर्ड रह सके कि कौन आपका मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसको ये बेच रहा है, तो सब चीज़ों का क्या रहे, रिकॉर्ड मिल सके। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव वही था, कंट्रोल करना है आपके पॉइजन को, पॉइजन का आपको मिस यूज ना हो सके। उसका इंपोर्ट हो गया, प्रोफेशन हो गया, एंड सेल्स ऑफ द पॉइजन, कौन सेल्स कर रहा है, इस प्रोफेशन से कौन जुड़ा हुआ है, कहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए स्पेशल इसके लिए क्या बना, एक्ट बना हुआ है। जैसे फार्मेसी का एक्ट बना ना, फार्मेसी काउंसिल, पीसीआई हो गया, ये हमारे फार्मेसी प्रोफेशन क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, ताकि स्मूथली हमारा फार्मेसी फील्ड रन कर पाए। इसी तरह से पॉइजन का कंट्रोल किया गया था ताकि इसका मिसयूज ना हो। देखिए, इन 1917 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द पास। तो देखिए, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985 में बना, तो ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए, पेटेंट एक्ट इसका आंसर होगा। तो याद रखना 1970 क्या है, पेटेंट एक्ट आया हुआ था। तो इसको सीक्वेंस से आपको याद रखना है चीजों को। जैसे 99 में आपका क्या आया था, आपका 1919 में क्या हुआ था, आपका पॉइजन एक्ट आया हुआ था। उसके बाद 1940 में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, रूल्स बना था 95 में, 1945 में इसका रूल्स बना था। उसके बाद आपका 1948 में क्या बना था, आपका फार्मेसी एक्ट बना हुआ था। उसके बाद आपका पीसीआई बना था, जस्ट एक साल बाद उसका 1949 में पीसीआई बना हुआ था। उसके बाद ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया हुआ था आपका। फिर आगे चल के आप देखेंगे प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इनका कब एक्ट आया हुआ था। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस साइकोट्रॉपिक एक्ट कब आया हुआ था, इसके लिए कानून कब आया था, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग को कंट्रोल करने के लिए आपका 1985 में। तो इसका आंसर क्या है, पेटेंट के लिए पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970। इसके तहत ही क्या कर सकते हो आप, जो भी आपका नया इन्वेंशन है इसको आप पेटेंट करा सकते हैं। और यदि कोई इसको आपके पेटेंट को चुरा रहा है तो आप पेटेंट एक्ट के तहत उस पर केस फाइल कर सकते थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए, ड्रग नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक 1985 में आया हुआ था। फैक्ट्री एक्ट जैसे मैंने बताया था 1948 में आया हुआ था। और आपका प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेट एक्ट, इस फूड में अडल्ट्रेट को रोकने के लिए आपको क्या हुआ था, इसको प्रिवेंट करने के 1945। बट ये कम फोर्स में कब आया था, 1955 में आया हुआ था। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेट एक्ट। फूड अडल्ट्रेट एक्ट मतलब फूड में कोई अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट आया हुआ था 1954 में। बट पावर में कब आया, फोर्स में क्या है, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोका ओपियम हेम्प कम्स अंडर, ये क्या है आपका, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग किस में आता है आपका, ड्रग डेंजरस एक्ट। किस में आ जाएगा आपका, डेंजरस एक्ट। क्योंकि कोका ओपियम है, इस पे किसका कंट्रोल है आपका, गवर्नमेंट का। आप अपने से कहीं भी इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ओपियम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, इस पे कंट्रोल किसका है आपका, गवर्नमेंट का है। क्योंकि ये क्या है, डेंजर ड्रग है। यदि इसका मिसयूज किया गया तो ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। लोगों के लिए क्या है, यदि मिसयूज होगा, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जिनको ड्रग वगैरह को लत लग जाती है तो कितना उनको प्रॉब्लम होते हैं, उनकी पूरी लाइफ क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। इसलिए इस पे किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को पता रहता है, उन्हीं के अंडर में, उन्हीं का अथॉरिटी में क्या होता है, इनका कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है। तो ये किस में अंडर आएंगे आपका, डेंजरस ड्रग एक्ट में। तो ये चीज याद रखना है, कोका ओपियम जैसे मॉर्फिन वगैरह मिलता है, हेम जो कोकेन हीरोइन जो ड्रग्स मिलते हैं, वो आपके डेंजरस ड्रग एक्ट के तहत आएंगे। जो इसमें तो इनके सप्लाई वगैरह को क्या करते हैं, सेल सप्लाई को आपका कंट्रोल किया जाता है, जो कि अभी आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेड्यूल इन द ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील रिक्वायर्ड बाय गाइडलाइंस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कौन सा आपका शेड्यूल है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन बस आपसे ये पूछा गया है, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यू ड्रग करने के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए कौन सा शेड्यूल है, तो वाई। डायरेक्ट आपको याद रखना, ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पे टिक लगाना है। एक्स किसके लिए था, शेड्यूल एक्स किसके लिए था आपका, शेड्यूल एक्स नार्कोटिक ड्रग के लिए था।
नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है उनके लिए एक्स था, और वाई किसके लिए है, तो वाई आपको याद रखना है क्लिनिकल ट्रायल। कोई भी आप नया मेडिसिन के ऊपर आप चाहे प्री क्लिनिकल कर रहे हो, मतलब क्लिनिकल ट्रायल मतलब आप ह्यूमन बॉडी पे किसी नया ड्रग का क्या कर रहे हो, आप उस पर टेस्टिंग करना चाह रहे हो ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो आपको शेड्यूल वाई के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और ये किसके लिए है, नार्कोटिक ड्रग के लिए। अभी जो पढ़े थे नार्कोटिक ड्रग, हैम्प हो गया आपका, ओपियम, कोकेन वगैरह, ये सब ड्रग जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है उसके लिए एक्स, और वाई क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इनका जो मैन्युफैक्चर का मतलब इनके लिए जो भी गाइडलाइंस है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो आपको किस में जाना पड़ेगा, शेड्यूल वाई में। ए मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, ओ किसके लिए होता है आपका, वो मतलब डिसइंफेक्टेड फ्रूट के लिए होता है आपका। देख लीजिए। और शेड्यूल, शेड्यूल डब्ल्यू किसके होता है, जेनेरिक नेम, कहने का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ए ड्रग विच आर मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम ओनली। ऐसे मेडिसिन जिसको आप ब्रांड नेम से आप सेल नहीं कर सकते, किसके नाम से करेंगे, ओनली उसके जेनेरिक जेनेरिक नेम से ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करेंगे आप, मार्केटिंग करेंगे। तो ये चीज को आपको याद रखना है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से याद रखना है आपको विथआउट ब्रांड। कैसे याद रखोगे, विथआउट ब्रांड मतलब बिना ब्रांड के उसको जेनरिक नेम के, क्योंकि ड्रग के दो ही फॉर्म होंगे, एक तो जेनरिक और एक आपका ब्रांड। तो विथआउट ब्रांड, तो विथआउट ब्रांड से आपको याद रखना है विथआउट मतलब बिना ब्रांड के उसको सेल करना है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका जेनेरिक ड्रग। तो जेनेरिक ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है आपका, डब्ल्यू। एक्स मैंने बता दिया, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए आपका एक्स है। वाई आपका क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है ये आपके वाई पे दिया गया है। और वी पे क्या दिया गया, वी से मैंने बताया था विक्ट्री, जैसे आपको पेटेंट मिलता है आप कैसे करोगे, विक्ट्री का साइन करोगे ना। तो देखिए पेटेंट के लिए क्या चाहिए आपको, वी, तो ये वी किसके लिए है आपका, पेटेंट के लिए। पेटेंट के लिए क्या है, गाइडलाइंस आपका वी शेड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस फॉर द मैक्सिमम पीरियड। कोई भी आप अल्कोहलिक प्रिपरेशन को वेयर हाउस में कितने टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, तो कितना सा आप करोगे, 3 ईयर से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। अल्कोहलिक प्रिपरेशन है और अल्कोहल में क्या है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है आपको पता है, तो मैक्सिमम आप उसको 3 ईयर्स तक का वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ ज्यादा जानने वाली बातें नहीं है कि डायरेक्ट से ये आपका कॉन्सेप्ट वाला, तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि इसके स्टोरेज कितना है। जैसे क्वेश्चन आया था आपका रेलवे फार्मासिस्ट में कि इंसुलिन के लिए स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए, कूल कंडीशन में, वेरी कूल कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में, टेम्परेचर आया हुआ था। तो ये क्या है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। तो 2 से 8 को उसका आंसर लिया गया था, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस को इंसुलिन को, जो कि आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रेलवे फार्मासिस्ट जो भी हुआ था उनमें क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं इंसुलिन का स्टोरेज का पूछा गया था। तो यहाँ पर स्टोरेज की बात करें हम लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट का प्रिपरेशन का, तो आप क्या बोलोगे, 3 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द नॉट कम अंडर द शेड्यूल C1। अब शेड्यूल C1 जैसा आएगा आपको समझ में आएगा कि लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ड्रग आएगा, ओपियम तो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ओपियम किस में आता है आपको, ओपियम से क्या मिलता है आपको, मॉर्फिन, कोडीन वगैरह, और ये क्या है आपका हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग किस में आता है आपका, शेड्यूल एक्स में, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। और इसमें क्या आता है, डिजिटलिस अर्गोट, फिश लीवर ऑयल, और आपका जो शेड्यूल सी हम देखें उसमें आपका वैक्सीन सीरा वगैरह हो गया, और आपका एंटीबायोटिक्स हो गया, ये आपका शेड्यूल सी में आएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, डिजिटलिस हो गया, अर्गोट हो गया, और आपका फिश लीवर ऑयल हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए ये, और जो नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट हैं वो आपका शेड्यूल C1 में आएंगे। और सी की बात करें तो इसमें इंसुलिन आ जाएगा, एंटीजन, वैक्सीन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी आपके शेड्यूल सी में आएंगे। पिट्यूटरी आपका एड्रेनलिन वगैरह हो गया, या एड्रेनलिन का सॉल्ट हो गया, स्टरलाइज, सर्जिकल स्टरलाइज सुचर वगैरह आपका शेड्यूल सी में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल डी एज पर शेड्यूल डी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एज द कंसर्न। जो शेड्यूल डी है उसका क्या रिलेशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक के तहत, तो याद रखना है लिस्ट ऑफ द ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग। तो डी को कैसे याद रखोगे आप, डी आई करके याद रखना है। कैसे याद रखोगे आप, डी आई के से आपको याद रखना है। शेड्यूल डी को आप कैसे, इस शेड्यूल डी को आप कैसे याद रखोगे, डी आई करके याद रखना है। कहने का मतलब है जो शेड्यूल डी में जो ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनमें क्या मिला है आपको, एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड मतलब आपको छूट मिला हुआ है, प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब यदि आप
जो ड्रग आप इंपोर्ट करा रहे हो किसी दूसरे देश से और वो ड्रग किस कैटेगरी में आ रहा है, शेड्यूल सी में मेंशन है, तो आपको कोई भी ज्यादा स्पेशल प्रोविजन की जरूरत नहीं है। आप नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को आप मंगाओगे, बहुत सारे रूल रेगुलेशन आपके ऊपर लगेंगे, बट ये जो आपका इंपोर्ट है, जो जो ड्रग्स आपके शेड्यूल डी में दिया गया है, उनमें उस ड्रग का आप इंपोर्ट करा रहे हैं, उसको मंगा रहे हैं, जो मेंशन है आपके शेड्यूल डी में, उस वाले ड्रग को आप यदि मंगा रहे हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगा। किसमें? प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैबिट फॉर्मिंग ड्रग लेंगे, बायोलॉजिकल वाले ड्रग मंगाएंगे, तो इसमें आपको बहुत सारे लाइसेंस एप्लीकेशन, बहुत सारे रूल रेगुलेशन चाहिए, उसके बाद ही आप मंगा सकते हैं। बट जो शेड्यूल डी के जो ड्रग्स होंगे उनमें आपको बहुत ज्यादा छूट मिलेगा। तो याद रखना है डीआई करके, मतलब शेड्यूल डी में जो भी ड्रग्स रहेंगे उसके इंपोर्ट में कोई हमको छूट मिलेगा, ऐसा करके आपको याद रखना है। और ये जो है डिजीज एंड एलिमेंट, तो डिजीज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो किस में आएंगी, आपका शेड्यूल जे में रहेगा, याद रखना है। क्वेश्चन आता है आपसे डिजीज से रिलेटेड क्या होगा, डिजीज एलिमेंट विच में नॉट बी प्रिवेंट, मतलब ऐसा डिजीज जिसका हम प्रिवेंशन क्योर नहीं कर सकते। जैसे आपका डायबिटीज, डायबिटीज को हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, 100% क्योर नहीं कर सकते। बीपी, बीपी का भी क्या है, हम लोग 100% क्योरेबल नहीं है। तो ये सब डिजीज किस में आएंगे, शेड्यूल जे में आपसे आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। खैर इससे कोई रिलेशन नहीं इस क्वेश्चन का, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपका शेड्यूल जे में डिजीज से रिलेटेड, जो भी जे में आपका डिजीज से रिलेटेड वाली बातें बोली गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डी का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ ए ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग जिसपे कोई बहुत छूट मिला हुआ है, जिसके इंपोर्ट पे ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आ गया डी में। जे में क्या आता है, जे से याद रखना है डिजीज या एलिमेंट विच ड्रग में नॉट बी प्रोमोट टू प्रिवेंट या क्योर, मतलब ऐसे डिजीज जिसपे कोई भी ड्रग आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा ये ड्रग शुगर को ठीक कर सकता है, मेरा ड्रग बीपी को 100% क्योर कर सकता है, ये वाले बातें नहीं होती। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका डायबिटीज हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसको आप 100% क्योर नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकते, क्लेम नहीं करेगा कि मेरा ये ड्रग्स है वो 100% डायबिटीज को क्या कर दे, खत्म कर दे, मेरा ड्रग्स 100% बीपी को क्या कर दे, क्योर कर दे। तो वो सब बातें, वो सब डिजीज किस में आएंगे, आपका शेड्यूल जे में। एम से मैंने बताया हुआ था, एम से याद रखना है, एम से रिक्वायर्ड फॉर द फैक्टिव प्रेमाइसिस के लिए, और एक और एच किसके लिए आता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। एक आपका शेड्यूल जी है, शेड्यूल जी का मतलब होता है मेडिकल सुपरविजन के अंडर में आप किसी ड्रग को लेंगे, और आपका एज भी पूछा जाता है कि लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इस ड्रग को नहीं ले सकते। तो ऐसे ड्रग्स इसमें आएंगे आपका शेड्यूल एच में। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, आपका एंटी कैंसर ड्रग, अब एंटी कैंसर ड्रग आपका क्या है, प्रिस्क्राइबेड ड्रग है। स्लीपिंग पिल, स्लीपिंग पिल लेंगे आप तो उसको कैसा ड्रग होगा, आपको आप मेडिकल शॉप में जाके बोलोगे मेरे को स्लीपिंग पिल चाहिए, आपको नहीं देगा, क्योंकि क्या है, आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा तब तक क्या है, वो आपको मेडिकल शॉप आपको मेडिसिन नहीं देगा। लेकिन आप उन्हीं को बोलोगे कि मेरे को कोई एंटासिड दे दो, डाइजिन दे दो, मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो आपको दे देगा। आप उनसे बोलोगे कोई झंडू बाम आप उससे मांगोगे तो आपको दे देगा, क्योंकि ये सब मेडिसिन क्या है, आपका नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स हैं। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो ये सब ड्रग को बिना प्रिस्क्रिप्शन को आपको दे देगा। बट एंटी कैंसर वाले ड्रग्स हो गए, स्लीपिंग पिल हो गए, ये सब ड्रग को आपको नहीं देगा। जैसे आप किसी से मांगोगे, कॉन्डोम मांगोगे, आपको दे देगा वो, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल मांगोगे, आपको दे देगा वो, क्योंकि ये फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए है। तो ये सब क्या है, आपको ओटीसी ड्रग है, ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इनको आप इजीली आप मेडिकल शॉप से मांग के ले सकते हैं। बट एंटी कैंसर ड्रग हो गया, एंटी डायबिटिक ड्रग हो गया, आपका नार्कोटिक एक्ट का जैसे ओपियम वगैरह हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब ड्रग को बिना प्रिस्क्रिप्शन को आपको नहीं देगा। और ये सब किस में आएगा, कौन सा शेड्यूल में, शेड्यूल एच में। तो शेड्यूल एच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, कोड ऑफ द फार्मास्यूटिकल इथिक्स डेवलप बाय द, मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में भी बहुत सारी इथिक्स हैं। तो इथिक्स बनाने का काम कौन करेगा आपका, तो कौन करता है, आपका पीसीआई करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फार्मासिस्ट या एज अ डीआई, या हम इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, तो हमारे क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, हमारे क्या क्या ड्यूटीज होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में क्या है, इथिक्स है हमारा, जो फार्मेसी इथिक्स है, ड्यूटीज वगैरह, ये सब कहाँ मेंशन है, ये सब कौन फार्मुलेट करता है, तो याद रखना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये सब चीजों को क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। द कोड ऑफ द फार्मास्यूटिकल इथिक्स, हमारे फार्मेसी फील्ड में जो इथिक्स होते हैं इसको कौन बनाता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, पीसीआई। ये हमको गाइड करता है कि हमारी किस तरीके से हमको अपनी ड्यूटी करना चाहिए, जॉब करना चाहिए,
हमारा प्रोफेशन में फार्मेसी में क्या करना है, मेडिकल प्रोफेशन में कैसे करना है, पूरे गाइडलाइंस, क्या एथिक्स होना चाहिए इस प्रोफेशन को लेकर हमारे तो ये सब चीज़ों को कौन करता है आपका, इसको फॉर्मुलेट कौन करता है, तो पीसीआई ये सबको गाइडलाइंस को ये आपका फार्मेसी से रिलेटेड हेल्प करता है, हमें गाइड करता है कि हमारे जॉब कैसा होना चाहिए, कैसे अपने को अपने ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट या जो प्रोफेशन में उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल E1 ऑफ इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स एंड डील विद, तो ये जो आपका E1 है, E1 किससे डील करता है, ये चीज के बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक, सिद्धा, इन यूनानी के पॉइजन। तो याद रखना जो शेड्यूल ई होता है, ई से याद रखना है आपको पॉइजन, ठीक है। तो ये पॉइजन की बात करें, अब किसमें पॉइजन, जो हमारे ट्रेडिशन मेडिसिन ऑफ सिस्टम होता है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी, यह हमारा क्या है ट्रेडिशनल वे हैं, हमारे जो वर्षों से चले आ रहे हैं आपका ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक। हम जो पढ़ते हैं वो क्या है आपका ऑलोपैथिक, हमारे फॉर्मेशन जो पढ़ते हैं क्या है ऑलोपैथिक मेडिसिन। बट यदि बात करें आयुर्वेदिक हो गया और आपका सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, इनकी पॉइजन की बात कौन करता है, हमारा शेड्यूल E1 क्लास का जो भी शेड्यूल है उनमें सब पॉइजन के बारे में बात किया गया। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको पॉइजन याद रखना है। ये शेड्यूल E1 जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, वो किससे डील करता है, तो आपका पॉइजन से डील करता है। और किसके पॉइजन, एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक पॉइजन की बात करता है, ठीक है। देखिए E1 जो ड्रग होता है वो किसका है, पॉइजनस ड्रग का। जो भी ड्रग आपके आयुर्वेदिक में आते हैं, आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन सिस्टम में जो भी आपके पॉइजन है, तो उसके बारे में डिस्कस करता है E1। सी तो पता है बायोलॉजिकल की बात करता है, एच अभी मैंने बताया प्रिस्क्रिप्शन का, और पी से आपको याद रखना है लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये भी चीज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तेस्मान, मंत्रा, कवचा, कम्स इन द अंडर, ये जो मंत्रा हो गया, ये सब चीजें होते हैं जो जादू टोना वगैरह जिससे बात करते हैं, जो अंधविश्वास बोला जाता है, तो ये सब किसमें, इसको रोकने के लिए हमारा क्या बना हुआ था, मैजिक रेमेडीज एक्ट आया हुआ था। बोलते हैं ना तांत्रिक वगैरह विद्या से चीजों को, डिजीज को ठीक करते हैं, कुछ भी होता है, जैसे आज भी हमारे गाँव साइड जाओगे, विलेज साइड में जाओगे, तो वहाँ पर ये सब तांत्रिक वगैरह पे क्या किया जाता है, उन्हीं से क्या है, आप हॉस्पिटल में ही लाके उनको क्या किया जाता है, उन्हीं के पास जाके किया जाता है, उन्हीं से उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है, और भी उनके लाइफ के लिए भी क्या हो जाता है, डेंजरस सिचुएशन बन जाती है आगे चल के। तो ये सब के कंट्रोल करने के लिए मंत्रा हो गया, तलिस्मान हो गया, इसके थ्रू किसी डिजीज को ट्रीट करने वाली जो चीज़ें हैं बिल्कुल ही फालतू बात है, इसमें बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ना है। एज अ फार्मासिस्ट आप किस प्रोफेशन में हैं तो आपको बिल्कुल इसको बोलना चाहिए कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बिल्कुल आयुर्वेदिक में जाइए, आप एलोपैथिक में जाइए, उन्हीं से क्योर होगा, किसी मंत्र तंत्र से आपका चीज़ें ठीक होने वाला नहीं है। तो याद रखना है मैजिक रेमेडीज एक्ट इसी के लिए बनाया था ताकि ये सब चीज़ों को क्या किया जा सकते, आपके इंडिया लेवल पे इनके ट्रीटमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन आज भी चलता है, क्या कर सकते हैं, आपको देखिए रेमेडी एक्ट इंक्लूड, ये सब रेमेडी एक्ट के तहत आज कब बना था, 1954 में बना हुआ था, जिसमें देखिए तांत्रिक वांत्रिक के थ्रू, जो तंत्र मंत्र के थ्रू जो डिजीज को ठीक किया जाता है, फालतू बातें हैं, होता कुछ नहीं है, पेशेंट की जान भी चली जाती है उसी चक्कर में। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या बना हुआ है, 1954 में इसके लिए क्या किया गया है, एक्ट बना गया है। तो याद रखना है जादू मंत्रा ये सबसे रिलेटेड जो भी एक्ट बना हुआ है किसमें आता है, आपका ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत, और इसका याद रखना 1954 में है। और ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऐसे रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड है एज पर ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत। इस तरीके से कोई भी चीज़ों को आप क्या है एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तंत्र विद्या से मैं कैंसर को, कोरोना को मैं ठीक कर सकता हूँ, ये गलत बातें हैं। देखिए मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट, यदि आप डी फार्म का कोर्स कर रहे हैं तो डी फार्म का कोर्स करने के लिए आपको 3 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए। और यदि हावर में बात करूं तो आपका 500 मिनिमम आपको होना ही चाहिए। देखिए यदि आप डी फार्म फार्मेसी, यदि आप डी फार्म कोर्स कर रहे हैं, बी फार्म के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बी फार्म आप कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन आपको हो सकता है। बट आप यदि डी फार्म कर रहे हैं, डी फार्म के स्टूडेंट हैं, तो आपको मिनिमम 3 मंथ का आपको क्या चाहिए, आपको ट्रेनिंग पीरियड चाहिए। आप किसी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में क्या है आपको काम करना पड़ेगा 3 मंथ, जिसको इंटर्नशिप बोला जाता है। और मिनिमम आपका 500 आवर्स होना चाहिए, या फिर बात करें तो क्या है आपका 3 मंथ किसी फार्मेसी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में आपको काम करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 मंथ। तो ये रिक्वायरमेंट है। और अब तो आजकल एग्जिट एग्जाम भी हो गया, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको आगे चल के एग्जिट एग्जाम भी दिलाना पड़ेगा। फिर देखिए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो फर्स्ट चेयरमैन कौन था, B.N. चोपड़ा।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी है, जिसको शॉर्ट में डीईसी बोलते हैं, डीईसी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, बी आर एन चोपड़ा, बी एन आर एन चोपड़ा। ठीक है, तो आर एन चोपड़ा को याद रखना है आपको कि ये क्या है, द कमिटी चेयरमैन वाज द आपका चोपड़ा सर थे आपके। इसको और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीईसी बोला जाता है, डीईसी। तो सी से याद रख सकते हो, सी से चोपड़ा, देखो नाम से चोपड़ा कमिटी, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इस पे, इन्हीं के चेयरमैन थे, इन्हीं से बना हुआ था। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? आपका चोपड़ा, चोपड़ा सर थे। इस तरह से देखो शॉर्ट में ट्रिक भी बन गया आपको। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कब था? 1931 में बना हुआ था। इनको अपॉइंट किया गया था, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी के क्या थे, अपॉइंट किया गया था, चेयरमैन थे। और इसको कैसे याद, इसलिए उनके इनके नाम पे इस कमेटी को नाम भी दिया गया था, चोपड़ा कमेटी करके इनका नाम भी है इस कमेटी का, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का है। ठीक है, और ये बिल्कुल किस मैटर पे करता था बात आपका? रिकमेंडेड फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ द, अच्छे से स्मूथली वे में इंपोर्ट एक्सपर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो आपका ड्रग का, और पब्लिक हेल्थ पे क्या हो आपका, कोई भी इफेक्ट ना करे आपको, जो भी मेडिसिन है, जो भी आपका प्रैक्टिस है। तो ये चीजें की बात कर रहा था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चोपड़ा कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी ईयर ऑफ द रजिस्टर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज द रिक्वायर्ड टू द प्रिंट रजिस्टर। हर साल आपका जो आपका जो रजिस्टर है वो अब क्या हो, अपडेट होता है। ठीक है, हर साल लोग इतने आ रहे हैं, लोग इस प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, इतने बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो एवरी ईयर्स क्या होता है आपका, प्रिंट होता है, मतलब नए फार्मासिस्ट ऐड होते हैं या कोई नए नए रजिस्टर्ड होते हैं आप में, तो उसको प्रिंट कराना पड़ता है। तो एक कौन से डेट पे होता है आपका? 1 अप्रैल। इसके लिए एक टाइम भी है, ऐसा नहीं कि किसी टाइम पे भी ऐड किया जाए, मतलब जो अपडेशन होता है हमारे फार्मेसी काउंसिल में, तो फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्टर्ड अपडेट होने का डेट क्या है आपको? 1 अप्रैल। सबका होता है, जैसे बैंकों का भी दिन होता है, स्पेशल होता है, आरबीआई का भी एक होता है जब अपना चीज़ों को देखता है। उसी तरीके से हमारे फार्मेसी का जो रजिस्टर है, जो स्टेट फार्मेसी, मतलब पूरे स्टेट की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो अपडेट करती हैं अपने रजिस्टर को, ऐड करती हैं, नए नए जो भी ऐड हुए हैं उन बच्चों का, मतलब फिर से रिन्यू उसको अपडेशन करती हैं। तो कब करती है, कब प्रिंट कराती है नया वाला? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल। ठीक है, तो याद रखना है प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर, हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने रजिस्टर को कब प्रिंट कराती है, उसके लिए भी एक डेट है, कब? आपका 1 अप्रैल को आपका करेगा। ठीक है, तो ये चीजें इनके लिए स्पेशल डेट भी मेंशन है। फिर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस, मतलब आप कोई ड्रग को बनाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस चाहिए आपको? 25D। इससे पहले हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चर वाले का फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है उसके हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन जो आपका। ठीक है, 25D, क्योंकि हमने क्या क्या मेंशन किया था आपका, इससे पहले हमने बताया था इंपोर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, सेल के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, उन्हीं से का ये क्वेश्चन है। देखिए कितने क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को आपको ड्रग के लिए, तो आपको 25D आपको चाहिए। तो ये सब चार्ट है जो मैंने आपके डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर देखिए, गवर्नमेंट अपॉइंट फैक्ट्री, मतलब ओपियम फैक्ट्री द सिचुएटेड एट, मैंने क्या बताया था, जो ओपियम है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, और इनका जो कंट्रोल है वो हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल करती है, हम अपने से नहीं इसका कल्टीवेशन वगैरह कर सकते। तो इसका जो फैक्ट्री है कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। क्या है इसका? गाजीपुर। लखनऊ में क्या है आपका? सीडीआरआई कहाँ है? लखनऊ पे है। सीडीएल कहाँ है आपका? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में। सीडीआरआई कहाँ पर है आपका? सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है आपका? लखनऊ में, यूपी में। और आपका गाजीपुर में ही है क्या है आपको? ओपीएम की फैक्ट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपीएम के लिए जो गवर्नमेंट का ओपीएम फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे आप लोग? गाजीपुर। और गाजीपुर कहाँ पर है आपको पता ही है, इंडिया का। तो देखिए यहां से क्वेश्चन आता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेबोरेटरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर में है, आपका माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी वाला जिसको आईएम टेक बोला जाता है ये आपका चंडीगढ़ पंजाब में है। वैक्सीन के लिए लेबोरेटरी कहाँ है? साउथ साइड में मिलेगा आपको। वैक्सीन कहाँ मिलेगा, ऐसा याद रखना है। वैक्सीन कहाँ मिलेगा? जो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। आपका बेसिलस परट्यूटेस, फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप। बीसीजी, बीसीजी का जो लेबोरेटरी होता है कहाँ है आपका? चेन्नई में होता है आपका। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर होता है आपका? कोलकाता में होता है आपका। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई कहां पर होता है आपको? यूपी के लखनऊ में होता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं सीआरआई, यहां से डी हटा दोगे तो सीआरआई, तो ये आपका कसौली में है, ये चीज याद रखना है आपको। आपका इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कहां पर है आपका? मुंबई में है आपका।
वेटनरी की बात करूं, वेटनरी ऊपर कहाँ रिसर्च चल रहा है, तो इजाफनगर में चल रहा है। और सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी, गाजीपुर में एक तो ओपियम का फैक्ट्री भी है, और गाजीपुर में फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी है, सेंट्रल लेवल का है, जिसपे कंट्रोल किसका है, सेंट्रल का। तो इस तरीके से आप ये चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, द प्रिस्क्राइबर रिन्यूअल फी शुड बी पेड बिफोर 31 दिसंबर। क्या पूछा, द प्रिस्क्राइबर रिन्यूअल फीस शुड बी पेड बिफोर ऑफ द एवरी ईयर। चाहे ड्रग का लाइसेंस के लिए आप ले रहे हो, किसी का लाइसेंस, चाहे हम फार्मासिस्ट का लिए हो, आप यदि उसको रिन्यूअल कराना चाह रहे हो तो आपको साल के लास्ट पे आपको ये चीजों को कराना है, ये चीज बोला गया है आपको। बिफोर 31 फर्स्ट मतलब 31 दिसंबर, जो कि साल का सबसे लास्ट दिन होता है, तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, आपका रिन्यूअल फीस को पेड कर देना है, नहीं तो वो चीज क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो लाइसेंस जो भी है। और नो एम्प्लॉय इज द रिक्वायर्ड टू द वर्क, देखिए इसी की मैं बात करूं, यदि आप किसी एज पर फैक्ट्री एक्ट, जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक टाइम शेड्यूल्स को क्या किया, फिक्स किया गया है कि मिनिमम आप उनको 9 आवर्स या सप्ताह में आप 48 आवर्स से ज्यादा उनसे काम नहीं ले सकते हैं। तो वीक में 48 आवर्स, या पर डे की बात करें तो 9 आवर्स से ज्यादा आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं। ये आपका फैक्ट्री एक्ट अपने वर्कर्स के लिए बोल रहा है। एम्प्लॉय वर्कर्स की बात करूं, या आप किसी एमएनसी कंपनी है तो इस एम्प्लॉय की बात करूं, मतलब कोई भी कंपनी प्रीमाइसेस एक दिन में 9 आवर्स मैक्सिमम, और यदि मैं सप्ताह में बात करूं, वीक में बात करूं, तो 48 आवर्स से ज्यादा अपने एम्प्लॉय से काम नहीं ले सकती हैं। और यदि वो एम्प्लॉय अपने से काम करना चाहता है तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं, उसके लिए अलग से उसको सैलरी मिलेगा। बट एज पर रूल 9 आवर्स से 40, और ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि कितना होना, कई बार आपको 8 आवर्स भी लिखा रहता है, वो भी सही है। 8 से 8 आवर्स भी कई बार देखा हूं मैंने, क्वेश्चन मैंने एक दो मैंने देखा हुआ था, उसमें 8 आवर्स भी लिया, बट आपको 8 to 9 रहता है, तो 8 to 9 आवर्स से, और वीक में 48 आवर्स आपको होगा। बट एज पर नो एम्प्लॉइज अलाउड टू बी वर्क मोर देन 9 आवर्स, मतलब एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा अलाउड नहीं है, कोई भी कंपनी प्रीमाइसेस आपसे उससे ज्यादा वर्क नहीं ले सकते, ये चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे हम काम तो 8 ही घंटा करते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, उससे भी कम काम करते हैं। लेकिन यदि कोई, ये रूल तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रीमाइसेस पे कोई इतना वर्कलोड नहीं रहता है, बट कोई प्राइवेट पे वर्क कर रहा है, तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी वर्कर से 48 आवर्स, यदि किसी वीक में बात करूं, और यदि डे की बात करूं, तो 9 आवर्स से ज़्यादा उनसे काम नहीं ले सकता अपने एम्प्लॉय से। यदि वो ऐसा कर रहा है तो उस पर आप केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, IAC मतलब एनिमल इथिकल कमिटी की बात कर रही है। हम एनिमल पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एनिमल्स को आप अननेसेसरी किल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मेडिसिन लिए आप उस पर क्या कर दिए, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एनिमल इथिकल कमिटी होती है, एक ह्यूमन इथिकल कमिटी होती है, ये दोनों आपकी रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे हम रिसर्च किससे करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं, तो हमारे लिए होता है एनिमल इथिकल कमिटीज। हम ह्यूमन पे आपका करते हैं स्टडी, तो ह्यूमन एथिकल कमिटीज होती हैं। तो इनसे क्या है, स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, उन्हीं के परमिशन से ही, जब तक वो अप्रूवल नहीं करेंगे तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉलो द, किसके मेंबर कौन होते हैं आपके, तो इसके कौन होंगे आपके, ऑल ऑफ द एबव। मतलब आप एनिमल एथिकल कमेटी का आप बात करें, जब उसका आपका एक मीटिंग हो रहा है, तो उस मीटिंग में एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, आपका एक सोशल अवेयरनेस मेंबर, जिसको सोसाइटी से रिलेटेड उसको बातें पता हो, ऐसे मेंबर को भी, ऐसा नहीं कि बस फार्मेशियल को इसमें ऐड करना है, कोई सोशली एक्टिव, जो सोशली अवेयरनेस है उस व्यक्ति को भी वहाँ पर होना चाहिए। और आपका वेटनरी, ठीक है, तो वेटनरी को तो होना ही चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एनिमल एथिकल कमिटीज में मेंबर में कौन कौन होंगे। चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। आपका इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटीज। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पर एक कमिटी होती है, जब यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट होती है किसी एनिमल्स बींग पे, तो वहाँ पर एक कमिटी होती है, और इसी कमिटी के अप्रूवल से ही आप, जो भी इन्होंने सजेशन देगा आपको, उन्हीं के बेस पे आप रिसर्च कर सकते हैं एनिमल्स पे आपका, ठीक है। तो देखिए, तो उस कमिटी में कौन होना चाहिए, कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो देखिए ऐसा नहीं कि बस फार्मेसी के ही लोग रहेंगे, देखिए कौन कौन रहेंगे। एक बायोलॉजी, और ये होना ही चाहिए, उससे बिना आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कि वहां पर एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होना चाहिए, एक बायोलॉजी जिसको नॉलेज हो, एक साइंटिफिक फ्रॉम द डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से होना चाहिए। थर्ड देखिए, एक वेटनरी होना चाहिए, इन केस ऑफ द एनिमल्स, यदि एनिमल्स पे आप डील कर रहे हैं तो एक वेटनरी होना चाहिए आपका। द साइंटिस्ट फ्रॉम द एनिमल फैसिलिटी ऑफ द एस्टेब्लिश कंसर्न होना चाहिए। साइंटिस्ट फ्रॉम द आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, जैसे
जिस इंस्टीट्यूट में एनिमल एथिकल कमिटीज हैं, जहाँ पर रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ के अलावा कोई दूसरे जगह से भी क्या होना चाहिए आपका, अदर साइड से भी आपका क्या होना चाहिए, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट का भी एक साइंटिस्ट वहाँ पर होना चाहिए। नॉन साइंटिफिक सोशली अवेयर, एक सोसाइटी से भी क्या होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए आपका। रिप्रेजेंटेटिव आर द नॉमिनी ऑफ द कमिटी, तो एक नॉमिनी भी होता है आपका जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी कमिटी को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक जो कमिटी है उनमें कमिटी में आपका एक सोसाइटी से भी कोई पर्सन आना चाहिए, वेटनरी ऑफिशियल, वेटनरी होना चाहिए आपका, इंस्टीट्यूट के बाहर के भी लोग होना चाहिए। तो ऐसा करके कमिटी बनती है जो कि डिसाइड करती है कि जो ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे जो भी रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर रेगुलेट कर सके, ताकि अननेसेसरी, इस पे एक एक्ट भी बना हुआ है, एनिमल एक्ट है, एनिमल एंड क्यूरिटी एक्ट करके एक एक्ट भी है एनिमल्स का। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस एक्ट में उनके लिए गाइडलाइंस भी है। देखिए, विच चैप्टर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। तो देखिए कौन सा चैप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है। जैसे आपका 4th चैप्टर है जो कि आपका कौन क्या कर रहा है, फार्मेसी एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो बाकी 1-2 किसके लिए डिस्कस कर रहा है वो भी देख लेते हैं। चैप्टर से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड चैप्टर में पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई, चैप्टर थर्ड में स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करें क्योंकि इससे छोटा होता है, तो इस तरीके से याद रखें। उसके नेक्स्ट क्या होता है, पहले पीसीआई सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल क्या क्या होता है आपका, एसपीएस स्टेट फार्मेसी, उसके बाद होता है, उसके नीचे बात रख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट नहीं इंट्रोडक्टरी। सेकंड चैप्टर किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट पीसीआई, थर्ड किसके लिए है आपका, स्टेट गवर्नमेंट, और फोर्थ किसके लिए है आपका, फार्मासिस्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। बस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, नाम लिखा है इंडिया, तो इंडिया मतलब सेंट्रल की बात चल रहा होगा ना, तो क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी, क्योंकि स्टेट लेवल पे स्टेट फार्मेसी और काउंसिल, और सेंट्रल लेवल पे आपका पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेम ही इंडिकेट कर इंडिया, इंडिया मतलब आपका सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो पीसीआई को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रल काउंसिल, और स्टेट में स्टेट काउंसिल। कब हुआ क्या हुआ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कब बना हुआ था, पीसीआई को क्या बोला जाता है, सेंट्रल काउंसिल बोला जाता है। कब बना हुआ था, ये कौन से एक्ट के तहत बना हुआ था, 1948 से आपका उसके जस्ट अगले साल आपका 1949 में क्या हुआ था, ये आपका पीसीआई जो है आपका बना हुआ था 1949, कौन से एक्ट के तहत, 1948 के तहत। और इसका काम क्या होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन फॉर द फार्मासिस्ट, मतलब फार्मेसी फैक्ट में, फार्मेसी फील्ड में जो भी प्रोफेशन में हम हैं, जो भी कॉलेज का अप्रूवल वगैरह चाहिए, किसी कॉलेज को फुल को इंटेक करना है या किसी कॉलेज में किसी फार्मेसी का सीट बढ़ाना है घटाना जो भी है, पीसीआई इंस्पेक्शन भी होता है जो कि जाके कॉलेज में चेक करता है उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जहाँ पर आपका फार्मेसी प्रोफेशन चल रहा है वहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, इक्विपमेंट है कि नहीं, कैसा उनका सीट है। तो इस तरीके से उनका इंस्पेक्शन का काम आपने देखा होगा, आप किसी के कॉलेज में क्या होता है, बीच बीच में हर 3 इयर्स में क्या होता है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ से आपका पीसीआई इंस्पेक्टर आते हैं जो कि आपके कॉलेज को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और वो क्या कर नोट करके ले जाते हैं, जो भी आपके कॉलेज में जो भी डिफिशियंसी होगी उसको बाद में फिर उन्हीं के हिसाब से फुलफिल किया जाता है। और यदि फुलफिल नहीं कर पा रहा है कोई इंस्टीट्यूट तो उनका लाइसेंस तो कैंसिल भी किया जा सकता है इंस्टीट्यूट का। तो बहुत ही पावरफुल एजेंसी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहाँ पर है आपका, कहाँ लोकेटेड है आपका हेडक्वार्टर इसका, तो क्या याद रखोगे, जिनोवा। जिनोवा कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या बोलोगे आप लोग, जिनोवा। जिनोवा कहाँ है, सिटी है, कहाँ का सिटी है ये आपका, स्विट्जरलैंड का, जिनोवा याद रखना। ठीक है, और जिनोवा कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में। देखिए इस तरीके से दिखता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट एडिशन ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी बट यहाँ पर है, बट फर्स्ट याद रखना है आपको 1864, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया कब बना हुआ था। तो 18, इंडियन फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो 1864 याद रखना है आपको। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए इंडियन फार्माकोपिया का 9th एडिशन कौन से कब रिलीज हुआ था, डेट 1 जून, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको,
एक्चुअल डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बट सबका आपको डेट याद नहीं रखना है। बस इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशन है, जो फर्स्ट 1905 में स्टार्ट हुआ था, जो 8 वाला आपका 2018 में था, वो वाला सीक्वेंस को बस आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा डेट आपको मेंशन आपको याद नहीं करना है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया है। एनालिसिस एंड टेस्ट ऑफ द सैंपल ऑफ द वैक्सीन आर द कैरियर एट, जो एनालिसिस होता है सैंपल ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन का सैंपलिंग वगैरह ये सब कहाँ पर होता है आपका, तो याद रखना है आपको ये सब कहाँ पर होगा, आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में होता है। इससे बताया था, क्वेश्चन आपसे यही पूछता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, कसौली में। और यहाँ पर क्या काम चलता है पूछेगा तो क्या बोलोगे, एनालिसिस होगा। जो भी सैंपल होगा, कोई भी वैक्सीन का सैंपल्स वगैरह होगा, ये सब काम का रिसर्च कहाँ पर हो रहा है, आपके कसौली में, क्योंकि कसौली क्या है, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर किसी भी वैक्सीन का सैंपल जो कलेक्ट करेंगे उसका क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर सीडीआरआई कहाँ पर है आपका, सीआरआई, सीडीआरआई अलग है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सीडीआरआई कहाँ पर है, लखनऊ पे है आपका, यूपी में। और यहाँ पे मैं बात करूँ सिर्फ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपका कसौली में। और यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का क्या किया जाता है, आपका टेस्टिंग किया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन लाइक आपका वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, टॉक्साइड हो गया, ये सब चीजों का यहाँ पर टेस्टिंग किया जाता है। फिर देखते हैं आपका वेटनरी, वेटनरी कहाँ पर है आपका, इजातनगर में। वेटनरी प्रोडक्ट का कहाँ पर होगा, इजातनगर में इसका जो भी टेस्टिंग वगैरह होगा, आपका एनालिसिस होगा। और सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी आपका कहाँ पर है, गाजीपुर में है। और गाजीपुर में और क्या है आपका, ओपीएम का फैक्ट्री है। यहाँ पर देखिए, फॉर एनालिसिस ऑफ द हॉल होम्योपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन का टेस्टिंग कहाँ पर किया जाता है, और कॉन्डम का टेस्टिंग कहाँ किया जाता है, आपका गाजीपुर में होता है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट का डिकम्युनिकेबल डिजीज, जैसे फॉर एनालिसिस ऑफ द ओरल पोलियो, ये सब आपका यहाँ पर होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज का, ठीक है। फिर देखिए आपका अंडर द ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, एक एक्ट है ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल, जो कि ड्रग के प्राइस को क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। अंडर द ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर फॉर द अप्रूवल एंड रिवीजन ऑफ द प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन कम अंडर द विच शेड्यूल्स, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, शेड्यूल 2 में इसके लिए है। शेड्यूल 2 क्या बोलता है आपका, एज पर ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अप्रूवल एंड रिवीजन ऑफ द प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो भी शेड्यूल फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं उसका प्राइस वगैरह का, इसका ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप मेडिसिन का प्राइस ले सकते हो, इस पे भी क्या है आपका एक फार्मूला होता है, जो आप देखेंगे आगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बेस पे क्या कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा आपको, फॉर्मुलेट करने में आपको कितना कॉस्ट पड़ा, आपका पैकेजिंग कॉस्ट कैसा पड़ेगा, रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है, इसके बेस पे क्या किया जाता है, किसी भी मेडिसिन का एक प्राइस को फिक्स किया जाता है। और किसके अंडर में काम होता है, ड्रग कंट्रोल एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल कमिटी ऑर्डर, ये जो आपका एक्ट है उसके तहत क्या है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बेस पे उस प्रोडक्ट का क्या क्या किसी भी ड्रग या फॉर्मुलेशन का क्या डिसाइड किया जाता है, उसका प्राइस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और कौन से शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल 2। देखिए शेड्यूल 1 में क्या आता है आपका, इन कंटेंट द नेशनल ऑफ द मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ द है 2011 से आपका डिवाइडेड इन द 20 सेक्शन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका 2 में क्या होता है, अप्रूवल रिवीजन ऑफ द फॉर्मुलेशन, जो ड्रग का प्राइस वगैरह है क्या, जो अप्रूवल या कुछ रिवीजन करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल 2 में जाना होगा। यदि टैक्स वगैरह की मैं बात करूं तो शेड्यूल 3 में, किसी भी ड्रग पे जो टैक्स वगैरह है, टैक्स रिटर्न वगैरह की बात कर रहे हैं, आपका शेड्यूल सी। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं आपका, हु हैज द पावर टू मेक द रूल्स अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट हमने देखा था, और यहाँ पर क्या है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में किसको पावर है ये सब करने का, तो किसको पावर होगा, सबसे पावरफुल कौन है हमारे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसको पावर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। तो किसको करेगा, इंडस्ट्रियल एक्ट में जो भी उनको जितना टैक्स लेना क्या लेना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा हमसे, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो क्या है, उन्हीं से रिलेटेड इफिशिएंट फंक्शन होता है, उस पर इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत किसको पावर है, उन पे रूल रेगुलेशन करने का, जो भी टैक्स वगैरह उनसे लेना है इंडस्ट्री से, ये कौन डिसाइड करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फार्मासिस्ट के, जो कि आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आप डिस्कस किया हुआ है, आप इनको एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए। और जैसे जो जो मैंने आपको फॉर्म बताया यहाँ पर, इसमें मैं इंपॉर्टेंट्स की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको अच्छे से पढ़ना है।
जो ड्रग कंट्रोल एडवाइजरी बॉडी है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो शेड्यूल्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, शेड्यूल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट है उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको पढ़ना है, जैसे नारकोटिक, और जो फॉर्म है फॉर्म को आपको याद रखना है, फॉर्म नंबर कौन सा अप्लाई किया जाता है, और आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। और जो हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ा था उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी आपसे पूछना, आपको याद रखना एज इट इज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें कि CDRI लखनऊ और CDR कहाँ पर सिचुएटेड, और जो हेड क्वार्टर है जैसे WHO का हेड क्वार्टर कई बार पूछा गया है, तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।